हेलो स्टूडेंट्स, जैसे कि सीबीएसई के एग्ज़ाम्स आने वाले हैं तो उससे रिलेटेड मैं क्लास 10th का एक मैथमेटिक्स का पेपर सॉल्व करने वाला हूँ। ये क्वेश्चंस आपके पिछले लास्ट ईयर्स में आ चुके हैं। तो स्टार्ट करते हैं एमसीक्यू से। पहला क्वेश्चन है आपका, द टोटल नंबर ऑफ फैक्टर ऑफ द स्क्वायर ऑफ अ प्राइम नंबर। अब देखो, सिंपल भाषा में समझो, वो ये कहना चाह रहा है आपसे कि कोई भी प्राइम नंबर है, अगर उसका स्क्वायर करे तो उसके कितने फैक्टर्स आते हैं, टोटल नंबर ऑफ फैक्टर्स कितने बनते हैं। अब जैसे फॉर एग्जांपल हम कोई 3 प्राइम नंबर ले लेते हैं, जैसे 7, 2 भी प्राइम नंबर है हमारा, और एक ले लेते हैं 11। 2 इज़ द ओनली वन वन प्राइम नंबर, और बाकी सब ओड नंबर होते हैं प्राइम नंबर में। जैसे मैंने 7 का स्क्वायर करा, यहाँ पे 2 का स्क्वायर करा, यहाँ पे 11 का स्क्वायर, तो 7 का स्क्वायर होता है 49, 2 का स्क्वायर 4 और 11 का होता है 121। तो उसके कितने फैक्टर है, फैक्टर का मतलब वो नंबर्स जिनके टेबल में 49 आता हो। एक तो 1 है, एक 49 खुद है, और एक 7 है। इसके अलावा और कोई भी ऐसा नंबर नहीं है जिसके टेबल में 49 आता हो। तो ऐसे कितने हैं, 1 2 3, टोटल 3 फैक्टर्स हैं। 4 का और चेक कर लेते हैं। 4 का हो गया 1, 4 इट सेल्फ, और 4 किसके टेबल में आता है, 2 के में। तो उसके भी कितने फैक्टर हो गए, 1 2 3। तो 3 इज़ द करेक्ट आंसर। आई होप आपको समझ आ गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में बोल रहा है कि अ सर्कल विद सेंटर बी 4,5। जैसे ये सर्कल है, इसका सेंटर हम ले लेते हैं बी 4,5, और ये कह रहा है कि ये पास होके जा रहा है एक पॉइंट से जिसके कोऑर्डिनेट्स हैं 0,9। तो आप 0,9 कहीं भी रख सकते हो, ज़रूरी नहीं है कि इसी पॉइंट पे हो। तो यहाँ भी रख सकते हो। सपोज को मैंने यहाँ मान लिया 0,9 यहाँ पर आ रहा है ए पॉइंट। अब कह रहा है कि द लेंथ ऑफ द डायगोनल ऑफ द लार्जेस्ट स्क्वायर इनसाइड द सर्कल। ये बात याद रखना, जब भी सर्कल के अंदर बोले कोई लार्जेस्ट स्क्वायर या कोई लार्जेस्ट क्वाड्रिलेटर बन रहा है, तो वही आपका डायगोनल होगा, वही आपका डायमीटर होगा। तो आपका डायगोनल ऑफ स्क्वायर इक्वल होगा डायमीटर ऑफ सर्कल। ओके, तो यहाँ से देखो, इस सेंटर से लेके इस ए पॉइंट तक क्या हमारा रेडियस बन रहा है। तो ये भी रेडियस है, ये भी रेडियस है, तो ये पूरा डायमीटर के इक्वल होगा और डायगोनल के इक्वल भी। तो आपका जो डायगोनल है वो 2 टाइम्स रेडियस होगा। तो सबसे पहले हम रेडियस निकालते हैं। रेडियस निकालने के लिए हम लगाएंगे डिस्टेंस फॉर्मूला, क्योंकि हमें 2 कोऑर्डिनेट्स दिए हैं। कौन कौन से, एक तो 4,5 और यहाँ पे 0,9। तो इन दोनों के बीच का डिस्टेंस जो क्या है वो रेडियस है। तो इसको x1 y1, इसको x2 और y2 मान लो। तो डिस्टेंस फॉर्मूला कहता है कि x1 माइनस x2 का होल स्क्वायर प्लस y1 माइनस y2 का होल स्क्वायर। बुक में आपको x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर मिलेगा, तो वो सेम बात है, कोई डिफरेंट बात नहीं है। बस आपको जो कोऑर्डिनेट्स और उसके साइन दिया उसी के अकॉर्डिंग यहाँ पुट करना है। तो आपको आगे पीछे भी करोगे तो चल जाएगा। तो x1 की वैल्यू है 4, माइनस x2 हो गया 0 का स्क्वायर, प्लस y1 हो गया आपका 5, और y2 हो गया 9 का होल स्क्वायर। तो एक तो बना 4 का स्क्वायर, यहाँ पे -4 का स्क्वायर बना। अच्छा, -4 का स्क्वायर ये प्लस बन जाएगा ऑटोमेटिक, क्योंकि पावर इवन नंबर है। तो उसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं 2 टाइम्स 4 का स्क्वायर। अब 4 का स्क्वायर बन रहा है, ये रूट से बाहर आ जाएगा, 4 बन जाएगा √2। तो रेडियस आपका ये आ गया। तो डायगोनल और डायमीटर क्या हो जाएगा, 2 टाइम्स ऑफ रेडियस, जो कि 8√2 हो जाएगा। तो आपका जो करेक्ट आंसर है वो होगा आपका 8√2, ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ बढ़ते हैं। देखो, आपको जो फर्स्ट टर्म है वो दिया है √27। तो उसको हम कैसे कर सकते हैं, 9 × 3। देखो, जब भी अंडर रूट में सोल्व करने के लिए आएगा ना, सिंप्लीफिकेशन करने के लिए, आपको इस तरह ब्रेक करना है कि एक आपका परफेक्ट स्क्वायर नंबर हो और दूसरा इवन और कुछ भी हो चलेगा। ठीक है, जैसे 9 हमारा परफेक्ट स्क्वायर नंबर है। तो परफेक्ट स्क्वायर नंबर वो नंबर होते हैं जो किसी ना किसी सेम नंबर का मल्टीप्लाई करने पे आते हैं। जैसे 3 × 3 क्या हो गया 9, 4 × 4 क्या हो गया 16। तो 9 16 यहाँ पे क्या है आपका परफेक्ट स्क्वायर नंबर। और इन अदर वर्ड्स में आप इसको स्क्वायर नंबर भी कहते हैं। तो ये बन जाएगा आपका 3√3। A2 और निकाल लो। A2 आपका √75 है। तो उसको ब्रेक कैसे करेंगे, 25 × 3। तो 25 इज़ द परफेक्ट स्क्वायर नंबर, किसका होता है 5 5 या 25 करके आता है। तो ये बाहर आएगा रूट के, तो 5 बनेगा √3। अब डिफरेंस निकालो। डिफरेंस क्या होता है हमारा, A2 माइनस A1। A2 हो गया आपका 5√3 माइनस 3√3, तो इक्वल हो गया 2√3। तो ये आपका हो गया डिफरेंस।
कॉमन डिफरेंस आ गया आपका। अब आपको बोला है सिक्स टर्म बताओ, सिक्स टर्म हम कैसे लिखेंगे इसको, ए प्लस 5d करके। देखो जब भी टर्म वर्ड आता है तो आपको ए एन का फॉर्मूला लगाना होता है, ए एन इक्वल्स टू ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी। अब कंपेयर कर लो, एन की वैल्यू क्या है, इसके अकॉर्डिंग 6 है, तो यहाँ 6 रखा मैंने, 6 माइनस वन 5 हो गया। अब बाकी वैल्यू पुट करते हैं, ए की वैल्यू क्या आई थी 3√3 प्लस 5 रूट, डी की वैल्यू है 2√3, 3√3 प्लस 5 टू जो 10√3 तो हो जाएगा 13√3। क्योंकि देखो यहाँ रूट सेम है इसलिए ऐड हो गया, अगर रूट सेम नहीं होंगे तो आप ऐड भी नहीं कर पाओगे, माइनस भी नहीं कर पाओगे। हाँ, मल्टीप्लाई और डिवाइड वाले केस में हो जाता है। अब जैसे ही 13 अंदर जाएगा तो 13 का स्क्वायर बन के जाएगा इंटू 3। अब इसको आप सोल्व करोगे तो आपका आएगा 507। तो करेक्ट ऑप्शन इज बी। क्वेश्चन नंबर में बोला गया है कि द न्यूमेरिकल वैल्यू ऑफ एरिया ऑफ स्क्वायर सर्कल। तो जो सर्कल का एरिया वो क्या होता है हमारा पाई आर स्क्वायर, वो इक्वल है किसके, पेरीमीटर ऑफ सेमी सर्कुलर डिस्क। आपकी ये डिस्क है तो ये डायमीटर भी इंक्लूड होगा और आपका ये वाला पार्ट भी होगा। तो ये वाला पार्ट होता है, इसका जो लेंथ निकालने का फॉर्मूला होता है वो होता है पाई आर। तो पाई आर लिखेंगे प्लस डायमीटर, और डायमीटर होता है 2 टाइम्स रेडियस, तो यहाँ पे 2r लगा दो। यहाँ पे r कॉमन है, r से r कट गया तो आगे यहाँ पे पाई आर, यहाँ बचा पाई प्लस 2। r हमें निकालना है, ये मल्टीप्लाई में तो नीचे डिवाइड में जाएगा पाई प्लस 2 के। तो करेक्ट ऑप्शन इज डी। आगे बढ़ते हैं। फिफ्थ क्वेश्चन है आपका कि थर्ड टर्म जो है A23 जो है वो A16 से कितना ज़्यादा है, 21 ज़्यादा है, ऐसे ही बोलेंगे। A23 को कैसे लिखोगे, A प्लस 22D, A16 को आप लिखोगे A प्लस 15D। बस एक कम करना होता है नंबर, प्लस 21, A से A कैंसिल हो गया, 22D, ये 15D इधर आ जाएगा LHS में तो माइनस 15D बन जाएगा, यहाँ बचेगा 21 सिर्फ, तो 22 माइनस 15D हो जाएगा 7D इक्वल्स टू 21। ये मल्टीप्लाई में इधर जाके डिवाइड में हो जाएगा, तो डी की से वैल्यू आ जाएगी 3। क्वेश्चन नंबर 6 प्रोबेबिलिटी का है। इसमें बोला गया है कि अगर 2 डाइस को हम थ्रो करेंगे तो हमारे टोटल आउटकम्स कितने आएंगे, 36। ये देखो सैम्पल स्पेस मैंने बना रखे हैं, 1 1 1 2 1 3 ऐसे करके 36 सैम्पल स्पेस बनते हैं। अब सीधा क्वेश्चन पे आओ, वो कह रहा है कि द प्रोबेबिलिटी ऑफ द प्रोडक्ट टू बी लेस देन 6। देखो जब भी हम 2 डाइस को रोल करेंगे तो उसके ऊपर कुछ ना कुछ नंबर आएगा उन दोनों के ऊपर। तो जैसे 2 आ गया, 3 आ गया, तो कहना चाह रहा है प्रोडक्ट अगर इन दोनों का जो मल्टीप्लाई करें तो वो लेस देन 6 होना चाहिए। तो 2 3 को इंटू करेंगे तो लेस देन 6 तो होगा नहीं, क्योंकि एक वाला होगा 2 3 जैसे 6 होता है। तो ऐसे वो कौन कौन से नंबर आ सकते हैं दोनों पे, देखो 1 1 आएगा, 1 2 आएगा, 1 3 आएगा, 1 4 आएगा, 1 5 आएगा, 1 6 इसलिए नहीं आएगा क्योंकि लेस देन 6 बोला है। तो लेस देन 6 का मतलब है 6 काउंट नहीं होगा, 6 से कम वाले काउंट होंगे और 1 और 1 से ऊपर वाले। 0 भी काउंट होगा क्योंकि 0 आ ही नहीं सकता इसमें। 2 1 2 2 2 3 नहीं होगा क्योंकि 2 3 जैसे 6 होता है। 3 1 होगा, यहाँ से 4 1, यहाँ से 5 1। तो टोटल कितने हो गए, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, टोटल 10 हो गया। और टोटल आउटकम्स कितने थे, 36। इसको डिवाइड कर लेते हैं, 2 से 2 5 जा 10, 2 से जाएगा 18, तो 5/18 इज द करेक्ट आंसर। तो ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 7। देखो क्वेश्चन नंबर 7 में जब भी रेशियो का क्वेश्चन आ जाए, ट्रिग्नोमेट्री रेशियो से क्वेश्चन, तो तुरंत आप राइट एंगल ट्रायंगल बना लो। आपको कोट थीटा दिया तो थीटा यहाँ ले लो, तो जिस लाइन पे हमारा थीटा और 90 डिग्री आता है वो हमारा बेस कहलाता है। 90 डिग्री के सामने वाला हमेशा फिक्स होता है हाइपोटेनस, और जो एंगल दिया होता है उसके अपोजिट में होता है परपेंडिकुलर। तो आप देखो कोट की वैल्यू दी है, कोट थीटा की वैल्यू दी है PY, उसका मतलब ये बेस है और ये आपका परपेंडिकुलर है। वो याद रखना ना, रेशियो क्या होता है, पापा BRP हो गए, हाँ हाँ बेटा, ऐसे याद रख लो उसको। तो हो जाएगा साइन कोस और टेन, और टेन का उल्टा होता है कोट। तो कोट का रेशियो बनेगा बेस अपॉन परपेंडिकुलर। तो बेस आपका हो गया P, परपेंडिकुलर हो गया यहाँ से Q। तो पाइथागोरस थ्योरम यूज़ करके हाइपोटेनस हो जाएगा हमारा P² प्लस Q², क्योंकि हाइपोटेनस इक्वल्स टू P² परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर होता है पाइथागोरस थ्योरम से। स्क्वायर जब ट्रांसफर करते हैं तो वो रूट के रूप में फॉर्म में जाता है।
तो हमारा एच ऐसे ही रहेगा। परपेंडिकुलर क्या है हमारा, क्यू है, ये देखो, तो क्यू का स्क्वायर, और ये बेस ले लो, और बेस क्या हमारा पी, तो पी का स्क्वायर। तो हाइपोटेनस हो गया हमारा अंडर रूट क्यू स्क्वायर प्लस पी स्क्वायर। अब जैसे कि इसमें पूछा गया है साइन थीटा बताओ, साइन थीटा हमारा देखो पी और एच होता है, पी अपॉन एच, तो परपेंडिकुलर कितना है क्यू, और हाइपोटेनस अभी आया अंडर रूट पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर। तो ऑप्शन इज बी, ऑप्शन इज द करेक्ट ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 18 की तरफ चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 8 करते हैं। बोला है कि कुछ कार्ड्स हैं उन पे नंबरिंग डाली है 10 से लेके 30 तक। अब हमने रैंडमली एक कार्ड उठाया और वो पूछेगा जो कार्ड है उस पे जो नंबर आए वो किसका मल्टीपल हो, 4 और 5 का। देखो और बोला है तो इसके दो केस होते हैं, एक तो और एंड, दोनों में से कोई भी एक पूछ सकता है एग्जाम में। तो पहले और का बताता हूँ, पहले आप 4 के मल्टीपल निकालो। देखो 4 का मल्टीपल और ये बोले 4 का डिविजिबल, तो एक ही बात है, ठीक है, डिफरेंट बात नहीं है। तो 4 के डिविजिबल कौन कौन से होंगे, जो 10 के बाद से स्टार्ट होंगे। तो पहला होगा 12, 16, 20, 24, 28, बस, उसके अलावा तो होगा नहीं क्योंकि 30 तक नंबर है। 5 के हो जाएंगे आपके 10 से स्टार्ट हो जाएगा, तो 10, 15, 20, 25 और 30। तो 4 के कितने हैं, 1, 2, 3, 4, 5, टोटल 5 हैं। और 5 के भी मल्टीपल कितने हैं, 5 है। बट एक बात याद रखो कि यहाँ पे 20 दो बार रिपीट हो रहा है, तो उसको एक बार काउंट करेंगे तो टोटल तो वैसे 10 आ रहा है, बट 20 रिपीट हो रहा है तो 1 माइनस कर देंगे, तो टोटल 9 हो गए। और टोटल कार्ड कितने हमारे, 30 में से -10 गया 20, और +1 जरूर करना, क्योंकि आपको बिटवीन नहीं बोल रहा, वो आपको 10 से लेके 30 तक बोल रहा है, तो एक और ऐड करना पड़ेगा नंबर, तो 21। तो करेक्ट आंसर होगा आपका 9/21। तो 9/21 अगर ऑप्शन में है तो ठीक है, अदरवाइज ये 3 से डिविजिबल हो रहा है। कितना, 3 3 9, 3 7 21, तो 3/7 भी ऑप्शन हो सकता था इसके अलावा। ठीक है, एंड वाला केस बताता हूँ। एंड अगर वो बोलता है कि 4 और एंड 5 का मल्टीपल हो, तो सिर्फ हमें वही नंबर पिक करने हैं जो कॉमन है, सिर्फ अनकॉमन कोई भी नहीं। तो कॉमन नंबर सिर्फ 20 आ रहा है, ये 4 का भी है एंड 5 का भी है, तो सिर्फ एक नंबर है वो ऐसा, और थे 21, तो 1/21 इसका करेक्ट आंसर होता। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। इसमें बोला है कि दो सर्कल है, ठीक है, सेक्टर ए और बी बना रहे हैं। इसमें एक सेक्टर बना लेते हैं हम, ये हो गया सेक्टर ए, एक हो गया सेक्टर बी, सेक्टर ए, और ये हमारा हो गया सेक्टर बी। तो कह रहा है कि जो सेक्टर ए का जो रेडियस है ना वो बी वाले सेक्टर के डबल है, तो हमने बी का जो सेक्टर है उसको आर मान लिया, तो ये आपका 2r होगा। अब आगे क्वेश्चन में बोला है कि जो सेक्टर बी का जो एंगल है वो सेक्टर ए से डबल है। अगर हमने सपोज करो सेक्टर ए का एंगल थीटा मान लिया, ये एक्स मान लो, वाई मान लो, तो यहाँ डबल हो जाएगा, तो यहाँ हो जाएगा 2 थीटा। ओके, अब अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन वो पूछ रहा है कि सेक्टर ए का रेशियो सेक्टर बी का रेशियो बताओ क्या होगा। ठीक है, तो सेक्टर का फॉर्मूला होता है हमारा पाई रेडियस का स्क्वायर थीटा अपॉन 360। इसको रेडियस 1 रेडियस 2 ले लो क्योंकि कंफ्यूजन ना हो, तो यहाँ ले लो पाई r2 का स्क्वायर थीटा, इसको थीटा 2 थीटा 1 मान लो अपॉन 360। तो पहले देखो 360 डिवाइड हो रहा है, पाई से पाई हो रहा है, तो सेक्टर ए का रेडियस 1 कितना है, 2 आ रहा है, उसका होल स्क्वायर, थीटा 1 थीटा ही है, रेशियो जो सेक्टर बी का जो रेडियस है वो सिर्फ आर है, उसका स्क्वायर, थीटा 2 कितना है, उसका दुगुना है, तो 2 थीटा ले लो। अब ओपन करो, पहले हमेशा याद रखना जब भी रेशियो वाले क्वेश्चन सोल्व करोगे तो स्क्वायर पहले ओपन करना है, तो ये हो जाएगा 4r स्क्वायर थीटा, यहाँ हो जाएगा r स्क्वायर 2 टाइम्स थीटा, थीटा से थीटा कैंसिल, r स्क्वायर से r स्क्वायर कैंसिल, 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, तो 2:1 इसका करेक्ट आंसर होगा। तो ऑप्शन में है 2:1, ऑप्शन नंबर डी, ऑप्शन नंबर डी आपका, ऑप्शन नंबर डी आपका सही है। क्वेश्चन नंबर 10 की तरफ बढ़ते हैं, ये भी आपका ट्रिग्नोमेट्री का है। क्वेश्चन नंबर 10 की तरफ बढ़ते हैं। इसमें बोला है कि एक जो काइट है वो ग्राउंड से कितना मीटर अबव फ्लाई हो रही है, 50 मीटर, तो यहाँ 50 मीटर लिखें आप, और यहाँ बना लो काइट एक, और कोई ग्राउंड से हम इसको देख रहे हैं, ऑब्जर्व कर रहे हैं, कितने एंगल पे, 60 डिग्री। एलिवेशन बोला है तो नीचे ही आएगा एंगल। अब कह रहा है कि इस
काइट में जो स्ट्रिंग बनी हुई है उसकी लेंथ बताओ, तो ये हम लेंथ मान लेते हैं, यह 90 डिग्री के सामने तो हाइपोटेनस होगा, तो हाइपोटेनस पूछ रहा है। तो अभी मैंने बताया था ये वाला रेशियो याद है, पापा बी और पी हो गए, हाँ हाँ बेटा। तो पी ये परपेंडिकुलर है और ये हाइपोटेनस, सिर्फ देखो इस पहले वाले में यूज़ हो रहा है, और ये क्या होता है हमारा साइन होता है, तो आप साइन 60 डिग्री यूज़ करोगे, साइन 60 डिग्री हो जाएगा हमारा पी अपॉन एच, साइन 60 डिग्री की वैल्यू हो जाएगी √3/2, परपेंडिकुलर हो जाएगा 50, हाइपोटेनस एच ही रहेगा। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करोगे तो हो जाएगा 50 × 200, √3 आ जाएगा नीचे इतना मीटर, तो 100/√3, तो ऑप्शन नंबर ए आपका सही है। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 में आपको देखो x की वैल्यू दी है, y की वैल्यू दी है, और फाइंड करना है आपको x अपॉन p का होल पावर 2/3 प्लस y अपॉन q का होल पावर 2/3। तो x की वैल्यू पुट करो, x की वैल्यू क्या है यहाँ पे p कोस क्यूब अल्फ़ा अपॉन में p, और पावर यही रहेगी 2/3, हमने सिर्फ x की जगह ये पुट करा है, प्लस y की जगह क्या पुट करना है q साइन क्यूब अल्फ़ा अपॉन में q की पावर 2/3। तो p से p कैंसिल, q से q करो, और देखो हमेशा पावर से पावर मल्टीप्लाई होता है, जैसे 3 है उसकी पावर 2/3 है, तो 3 से 3 कैंसिल हो जाएगा, तो हमारे पास क्या बचेगा कोस स्क्वायर अल्फ़ा, 3 से 3 कैंसिल कर दो, ये 3 से 3 कर दो, यहाँ बचेगा साइन स्क्वायर अल्फ़ा। तो कोस स्क्वायर अल्फ़ा प्लस साइन स्क्वायर अल्फ़ा होता है 1 के इक्वल, तो ऑप्शन नंबर आपका डी एकदम करेक्ट है। बस एक बात याद रखना, जब भी ट्रिग्नोमेट्री का कोई भी क्वेश्चन सॉल्व करोगे जहाँ अभी साइन स्क्वायर प्लस कोस स्क्वायर अल्फ़ा डिग्री सेम आ जाए और पावर 2 आ जाए, पावर 2 के अलावा और कोई नहीं होनी चाहिए, 4 4 3 3 6 6 इसको नहीं मानेंगे, सिर्फ 2 2 वाले को मानेंगे, तो वहाँ मन लगा देना। क्वेश्चन नंबर 12 देखो, क्वेश्चन नंबर 12 मैं डायग्राम से समझाता हूँ। आपको टेंजेंट दिया है 7, तो अगर ये 7 है ये 7 होगा, क्योंकि सेम एक्सटर्नल पॉइंट से बन रहे हैं दोनों, ठीक है। तो सबसे पहले तो आइसोसेलेस ट्रायंगल बनेंगे, तो आपके बेस एंगल भी इक्वल हो जाएंगे, एक को मैंने x मान लिया तो दूसरा भी x होगा। अगर मैं तीनों एंगल को ऐड करूँ तो वो 180 डिग्री के इक्वल होना चाहिए, क्योंकि एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ ट्रायंगल के अकॉर्डिंग। तो यहाँ से 2x इक्वल्स टू हो जाएगा 60 डिग्री, इधर माइनस में जाएगा तो 120 बनाएगा, 2 से 120 डिवाइड करोगे तो 60 डिग्री आएगा, तो ये दोनों एंगल भी 60 डिग्री आ गए। तो इसका मतलब आपका जो PQR है वो एक क्या होगा, इज अ इक्विलेटरल होगा, इक्विलेटर ट्रायंगल होगा, और इक्विलेटर ट्रायंगल में और क्या होता है, हमारे सारी साइड्स इक्वल होती हैं, तो आपकी सारी साइड्स इक्वल हो जाएंगी, तो मतलब आपका जो QR है वो आ जाएगा 7 सेंटीमीटर। यही पूछा गया QR कितना होगा, तो करेक्ट आंसर इज 7 सेंटीमीटर। क्वेश्चन नंबर 13 जो है वो कॉन्सेप्ट बेस्ड है। देखो मैं बताता हूँ, जब भी आपका ग्राफ यू शेप बनाएगा तो जो आपकी ए की वैल्यू होती है वो ग्रेटर देन 0 होती है, और जब भी आपका एन शेप बनाएगा तो ए की वैल्यू होती है लेस देन 0, तो इसका करेक्ट ऑप्शन होगा ए। क्वेश्चन नंबर 19 भी मैं आपको डायग्राम के, क्वेश्चन नंबर 14 भी आपको मैं डायग्राम के अकॉर्डिंग बताता हूँ। ए बी कितना दिया 12, तो ये टोटल 12 लिख लो यहाँ पे, ए वाई दिया 8, यहाँ 8 लिख लो, सी वाई दिया है 6, यहाँ 6 लिख लो, तो बोला बी सी बताओ। देखो ये सी एक्सटर्नल पॉइंट है और दोनों टेंजेंट 6 6 होंगे, तो ये 6 हो गया, यहाँ 8 है तो ये 8 हो गया। अब ये टोटल 12 और ये 8 है तो ये 4 होना चाहिए, जब तो 8 + 4 12 बनेगा, तो 4 यहाँ पे तो यहाँ 4 होगा। अब दोनों को ऐड कर दो, बी प्लस सी पूछ रहा है ना, कि बी सी पूछ रहा है ना कितना होगा, तो बी सी आपको 4 + 6 10 हो गया, तो करेक्ट ऑप्शन हो गया आपका सी। आप भी एक नंबर के क्वेश्चन में टाइम वेस्ट मत करना, अगर डायग्राम में ही आपको सोल्व करना आ रहा है तो डायग्राम में ही सोल्व कर दो, सबसे ईजी रहेगा। क्वेश्चन नंबर 15 की तरफ बढ़ते हैं, ये चैप्टर 3 का है। इसमें क्या करेंगे, पहले इक्वेशन लिख लो, 9x - 15y + 19 = 0। अब देखो जो सेकंड इक्वेशन है वो आगे पीछे कर रखे टर्म, तो आप सेम साइन के साथ आगे पीछे कर दो, +5y = 9 था तो उसको उधर लिया तो -9 हो गया। अब चेक करो, 9/-3 रखो, यहाँ पे -15/5 रखो, यहाँ पे रखो 19/-9, इसको सोल्व करो, 3 3 जा 9 गया, 5 से गया 3 टाइम्स, तो ये आ गया -3, ये भी -3 आ गया, बट इसको डिवाइड नहीं कर पाएंगे, तो ये इक्वल हो रहा है, ये डज नॉट इक्वल हो रहा है लास्ट वाला टर्म। तो ये कौन सा केस बन रहा है आपका, A1/A2 = B1/B2 बट डज नॉट इक्वल टू C1/C2। तो ये कौन सा केस होता है, पैरेलल वाला केस होता है, और पैरेलल में क्या होता है, इनकंसिस्टेंट, तो आपका करेक्ट ऑप्शन होगा डी। अगर आपका शुरू में ही A1/A2 डज नॉट इक्वल टू B1/B2 होता तो वो तब
इंटरसेक्टिंग लाइन, यूनिक सॉल्यूशन मिलता, और सारे इक्वल होते तो कोइंसिडेंट, सी ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 में देखो ये दोनों पैरेलल है, तो सीधी सी बात है ये एंगल आपका ऑल्टरनेट होगा, ये और ये आपका ऑल्टरनेट होगा। जैसे ऑल्टरनेट होगा तो SOR, ट्रायंगल SOR सिमिलर हो जाएगा QOP के बाय AA एंगल से। तो जैसे सिमिलर होगा तो आपका SO अपॉन में हो जाएगा OQ, या QO इक्वस टू RO अपॉन हो जाएगा PO। तो SO कितना x+3, ये हो जाएगा x+5 इक्वस टू x-2 अपॉन x-1। इसको सोल्व करने के लिए हम क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे। तो सबसे पहले आप ऐसे लिखो x+3 फिर ब्रैकेट में x-1 इक्वस टू x-2 और x+5। ठीक है, जगह नहीं, मैं थोड़ा साइड में कर लेता हूँ सोल्व। पहले इन दोनों टर्म को करो। हम यहाँ पे वैदिक मैथमेटिक्स का कॉन्सेप्ट यूज़ करेंगे इसको जल्दी सोल्व करने के लिए। ठीक है, तो पहले x से x का कर दो तो हो जाएगा x², फिर 3 का -1 से करो हो जाएगा -3, फिर 3 - 1 होता है +2 तो हो जाएगा +2x इक्वस टू। अब यहाँ पे भी वैदिक मैथमेटिक्स लगाता हूँ मैं, x से x का कर दो हो जाएगा x², फिर -2 का 5 से करो हो जाएगा -10, फिर 5 - 2 होता है +3 तो हो जाएगा +3x। यहाँ x² से x² कैंसिल कर दो क्योंकि इधर जाएगा माइनस में हो जाएगा, तो यहाँ पे एक काम करो -3 इधर -10 ला के इधर +10 कर दो, 3x - 2x। तो -3 + 10 होता है +7, 3x - 2x होता है x, +7 इसलिए क्योंकि जो नंबर बड़ा होता है उसका साइन देखा जाता है। ये सिर्फ प्लस माइनस वाले केस में देखा जाता है, मल्टीप्लाई डिवाइड में नहीं देखा जाता बड़ा छोटा नंबर। तो x = 7 इज द करेक्ट आंसर। आगे नेक्स्ट बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 17 पे। क्वेश्चन नंबर 17 देखो ये है पैलोग्राम का क्वेश्चन। तो इसमें बोला है कि ABCD एक पैलोग्राम है जिसमें A के दिए हैं -4,5 कोऑर्डिनेट्स और जो C के दिए हैं वो 8,2 कोऑर्डिनेट्स दिए हैं, और बोला कि डायगोनल एक दूसरे को इंटरसेक्ट करता है। देखो पैलोग्राम की प्रॉपर्टी ये भी होती है, इंटरसेक्ट के साथ वो बाइसेक्ट भी कर रहा होता है, तो 1:1 रेशियो में कट करेगा। इसका मतलब ये मिड पॉइंट कहलाएगा जो डायमीटर होगा, जो P बोला है। ठीक है, जो P इज द सेंटर होगा वो मिड पॉइंट होगा AC एंड BD का। तो P के कोऑर्डिनेट्स दिए हैं A, B। अब मिड पॉइंट फॉर्मूला लगाने का फॉर्मूला होता है A = x1 + x2, x1 y1 ये हो जाएगा, y1 y2 ये हो जाएगा, सॉरी आपका ये हो जाएगा x2 y2। तो फॉर्मूला होता है हमारा x = x1 + x2 / 2। तो x तो हमारा A का काम करेगा और y B का काम करेगा। तो A = -4 + A / 2। इसको सॉल्व करने पाएगा 4/2 = 2। तो A की वैल्यू आ गई 2। अब B की वैल्यू चेक करते हैं, तो जो कि आएगी y वाले फॉर्मूले से, तो y वाला फॉर्मूला होता है y1 + y2 / 2। तो B y का काम करेगा, तो आपका हो गया 5 + 2/2। तो B की वैल्यू होगी 7/2। इसको और सोल्व कर लो तो हो जाएगा 3.5। अब ध्यान से देखो जो B है वो हमारा 3.5 है, इसको मैं 2 + 1.5 ब्रेक कर सकता हूँ क्योंकि x की वैल्यू 2 है, A की वैल्यू 2 है, तो इसकी जगह A लिख देते हैं 1.5। रिलेशन बोला है ना, रिलेशन बताओ, तो एक इक्वेशन बनता है। जब भी बोलेगा कि XY का रिलेशन AB का रिलेशन, तो वहाँ पे एक इक्वेशन फॉर्म होगी। तब क्वेश्चन चेक कर, अब ऑप्शन चेक करते हैं कि कौन सा सही होगा। अब B होगा, नहीं सॉरी A ऑप्शन होगा, चेक करते हैं कौन सा ऑप्शन सही होगा। A सही होगा, नहीं होगा, क्योंकि A -1.5 आ रहा है या 1.5 प्लस में आ रहा है। अब यहाँ पे चेक करते हैं जो B है वो माइनस है। देखो अगर मैं 1.5 को उधर ले जाऊँगा तो हो जाएगा B - 1.5 = A, और यही सही ऑप्शन बैठ रहा है B वाला, तो B इज द करेक्ट ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 18 की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 18 की तरफ बढ़ते हैं। बोला है कि देयर इज अ स्क्वायर लॉन ऑफ साइड 8। तो देखो स्क्वायर का जो साइड है वो 8 है, 8 ले लेते हैं, और जो सर्कल का रेडियस है वो 20 मीटर है। तो बोला है कि रॉबर्ट प्लांट करना चाहता है इस पार्क के अंदर, बट बोला कि लोन के आउटसाइड। तो लोन का आउटसाइड कौन सा होगा, सिर्फ ये वाला रीजन। ठीक है, तो ये वाला रीजन प्रोबेबिलिटी में क्या आएगा आपका
कि ये जो शेडेड रीजन आएगा अपॉन में टोटल एरिया तो पाई आर स्क्वायर हो जाएगा, पर जो ऊपर वाला एरिया होगा वो होगा पाई आर स्क्वायर पूरे सर्कल में से लोन का माइनस कर दो। लोन हमारा स्क्वायर शेप का, स्क्वायर का जो साइड होता है वो ए इंटू ए होता है, मतलब ए का स्क्वायर। चलो वैल्यू पुट करते हैं। हमारा आंसर जो है पाई की टर्म में, तो पाई की वैल्यू ओपन मत करना। आर होगा 20 का स्क्वायर, ए हो गया 8 का स्क्वायर अपॉन पाई 20 का स्क्वायर। 20 का स्क्वायर होता है 400 पाई, 8 का -64 अपॉन नीचे भी 400 पाई आएगा क्योंकि सर्कल का एरिया लग रहा है। तो करेक्ट ऑप्शन आ रहा है आपका डी। नहीं, जो आपका करेक्ट ऑप्शन है वो है बी। आगे बढ़ते हैं। अब आते हैं असर्शन और रीजनिंग क्वेश्चन में। जिन बच्चों को डर लगता है असर्शन और रीजनिंग क्वेश्चन में, या कॉन्सेप्ट ही नहीं समझ आता कि है क्या ये भला, तो उसको मैं समझाता हूँ ये होता कैसे। असर्शन आपको एक स्टेटमेंट दी है, दोनों एक स्टेटमेंट है, असर्शन और रीजनिंग। अब वो स्टेटमेंट आपको देखनी है कि वो सच बोल रहा है गलत बोल रहा है। अब देखो पहला क्वेश्चन बोला है कि एक टो है जो है सिलेंडर प्लस हेमिस्फीयर की फॉर्म में, और उसका जो लास्ट में बोला है कि देखो जो लास्ट में जो आता है ना आंसर, वो आंसर है। तो यही चेक करना आपको ऊपर सोल्व करके, क्या 81 पाई सेंटीमीटर क्यूब इसका आंसर है या नहीं है। ठीक है, सेंटीमीटर क्यूब से पता चल रहा है, वॉल्यूम की बात कर रहा है। तो देखो सिलेंडर का जो हाइट है 7 है और रेडियस दोनों की 3 है, तो टोइस वॉल्यूम, ऐसे लिखो टोइस वॉल्यूम। तो कैसा होगा सर्कल का तो ये सिलेंडर का वॉल्यूम ऐड करो तो पाई आर स्क्वायर एच, पाई आर स्क्वायर एच प्लस आपको 2/3 पाई आर क्यूब किसका लगाना है, वॉल्यूम ऑफ हेमिस्फीयर का। दोनों में कॉमन क्या है, पाई आर स्क्वायर। तो ब्रैकेट में बचेगा एच प्लस 2/3 आर, पाई ऐसी रहेगा। रेडियस हो गया आपका 3 का स्क्वायर, हाइट हो गई 7 प्लस 2/3, रेडियस हो गया आपका 3, 3 से 3 कैंसिल, ये हो जाएगा 9 पाई, यहाँ बचेगा 7 + 2 9, 9 9 ज़ा 81। तो देखो जो आपका आंसर बोला गया था वो मैच कर रहा है एकदम एग्जैक्ट, तो ये आपका असर्शन ट्रू है। अगर आपका आंसर मैच नहीं करता और आप सही कर रहे हैं क्वेश्चन, तो आपका ये असर्शन फॉल्स हो जाता। ठीक है, नेक्स्ट चेक करते हैं। अब जो देखो ये ट्रू हो गया, तो आप चेक करोगे कि जो रीजन है क्या उसी की वजह से ट्रू है। तो हमने क्या करा है कि वॉल्यूम ऑफ द गिवन सॉलिड इज द सम ऑफ द वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर एंड वॉल्यूम ऑफ हेमिस्फीयर। सम का मतलब होता है प्लस, तो हमने प्लस क्या करा है, सिलेंडर का वॉल्यूम प्लस हेमिस्फीयर। यस बिल्कुल यही तो करा है, तो ये भी आपका ट्रू हो गया, और इसी की वजह से ये इसका करेक्ट एक्सप्लेनेशन है। तो ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। ए एंड आर करेक्ट और आर इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए। ठीक है, इसका 20th नंबर क्वेश्चन करते हैं। 20th में बोला है कि एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन दी है, तो बताओ उसके रियल रूट्स होंगे। तो रियल रूट्स कब होते हैं, जब हमारे जो डिस्क्रिमिनेंट है वो ग्रेटर देन इक्वल टू 0, और जो डी होता है उसका फॉर्मूला होता है b² - 4ac। अब इसको चेक करते हैं इसकी वैल्यू कितनी आ रही है। तो यहाँ से आपका जो x² + 4x + 5, ये किस फॉर्म में आपका ax² + bx + c की फॉर्म में होना चाहिए। तो यहाँ कंपेयर करेंगे तो a की वैल्यू होगी 1, या कुछ नहीं तो 1 मानेंगे, और x के साथ b और x के साथ 4 है तो b की वैल्यू 4 हो गई और c की वैल्यू 5 आ गई। ये 0 से इधर ही होना चाहिए, लेफ्ट हैंड साइड पे c वाला टर्म, उधर नहीं होना चाहिए, इधर लाओ, फिर आप उसकी वैल्यू के साइन के अकॉर्डिंग लिखो। चलो यहाँ पुट करते हैं b² - 4ac में, तो ये जाएगा 4 का स्क्वायर - 4 टाइम्स a की वैल्यू 1, c की वैल्यू 5, तो 4 का स्क्वायर 16, 4 टाइम्स 5 20, तो -4। तो ये तो गलत हो गया, तो लेस देन 0 हो गया। जैसे लेस देन 0 हो गया तो आपका जब d लेस देन 0 होता है तो रूट्स आर नॉट रियल, रूट्स आर नॉट रियल हो जाता है, तो आपका ये हो गया फॉल्स। अब देखो जब ये फॉल्स होगा तो सीधी सी बात है नेक्स्ट वाला ट्रू होगा, दोनों तो फॉल्स हो ही नहीं सकते, ऐसा कोई ऑप्शन ही नहीं है चारों में से हमारा। चलो चेक करते हैं। बोला है कि ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है और रियल रूट्स के लिए कब होता है, जब इफ़ a इज़ ग्रेटर देन इक्वल टू 0 होता है। देखो मैंने ऊपर भी यही समझाया था कि जो d है वो ग्रेटर देन इक्वल टू 0 होना चाहिए, और d की वैल्यू क्या होती है b² - 4ac, तो ये भी ग्रेटर देन इक्वल टू 0 क्या होना चाहिए, तो ये आपका ट्रू है। तो a इज़ फॉल्स, r इज़ ट्रू, तो करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा आपका इसमें डी, आर इज नॉट ट्रू बट आर इज करेक्ट। सो हमारे यहाँ एमसीक्यू खत्म होते हैं। अब नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट एमसीक्यूज हमारे यहाँ खत्म होते हैं। अब नेक्स्ट स्टार्ट करेंगे हम सेक्शन बी। नाउ अब सेक्शन बी के क्वेश्चन हम करते हैं। आपको देखो ये शेडेड रीजन वाले
एरिया निकालने के लिए कह रहा है और बोल रहा है कि ये ट्रेपेजम है, तो आपका जो बी सी है वो ट्रांसवर्सल का काम करेगा। अगर ये 120 डिग्री है तो आपका ये 60 डिग्री होगा, और ये 60 डिग्री है तो ये वाला आपका होगा 120 डिग्री। यहाँ पे रेडियस हो जाएगा 3, और यहाँ पे जो रेडियस हो जाएगा वो हो जाएगा 6। तो सेक्टर वाला फॉर्मूला लगाते हैं। तो रिक्वायर्ड एरिया इक्वल्स टू होगा, एरिया ऑफ सेक्टर क्या होता है हमारा, पाई रेडियस का स्क्वायर थीटा अपॉन 360, तो थीटा बाय 360 प्लस सेम यहाँ पे भी दूसरे वाले सेक्टर के लिए भी यही लगाएंगे, दोनों के लिए सेम फॉर्मूला यूज़ होगा, बट रेडियस अलग है और उनके एंगल्स अलग है। तो पहले आप ये वाला ले लो, रेडियस 6 है तो हो जाएगा 6 का स्क्वायर, एंगल हो गया 60 अपॉन 360 डिग्री, प्लस पाई यहाँ पे रेडियस हो जाएगा 3 का स्क्वायर और थीटा हो जाएगा 120 डिग्री अपॉन 360 डिग्री। तो ये काम करो, 0 से 0 कैंसिल, 6 से जाएगा 36, 6 से एक जाएगा हो जाएगा 6 पाई, प्लस बोला है ना इन टर्म्स ऑफ पाई की टर्म में आंसर दो, तो आप पाई को ओपन मत करना। 0 से 0 गया 12 जाएगा 3 के टाइम्स, 12 थी जा 36 और 3 से स्क्वायर कट गया तो बचा 3 पाई। तो 6 पाई प्लस 3 पाई होता है आपका 9 पाई सेंटीमीटर स्क्वायर। यूनिट जो लगाना, नहीं तो हाफ मार्क्स कट जाते हैं यूनिट के। तो 9 पाई सेंटीमीटर स्क्वायर आपका करेक्ट आंसर होगा। इसका और पार्ट भी कर लेते हैं। और पार्ट में क्या बोला है कि द पेरीमीटर ऑफ अ सेक्टर ऑफ अ सर्कल, तो बोला जैसे ये सेक्टर है, इसका पेरीमीटर क्या होगा, रेडियस प्लस लेंथ ऑफ आर्क, जिसे हम एल से डिनोट कर रहे हैं। तो हो जाएगा 2r प्लस लेंथ कितना दिया है 80, जिसकी रेडियस कितनी है 15 सेंटीमीटर। तो यहाँ रेडियस भी पुट कर दो साथ के साथ, तो स्लैंट हाइट हो जाएगा यहाँ पे 80 माइनस 5 2 या 30, तो ये हो जाएगा -30। तो ये हो गया आपका 50। और जो आपका लेंथ ऑफ आर्क निकालने का फॉर्मूला होता है वो होता है 2 पाई r थीटा अपॉन 360 इक्वल्स टू एल। ठीक है, ये फॉर्मूला होता है। इसको हम मान लेते हैं थीटा एंगल बना रहे हैं, क्योंकि हमें एरिया ऑफ सेक्टर निकालने के लिए कह रहा है तो थीटा तो चाहिए। तो यहाँ से हम एक काम करते हैं, 2 से जाएगा या 360 180 टाइम्स, पाई ऐसे ही रहने दो, और रेडियस कितना है 15 है, थीटा हमें निकालना है, अपॉन में 180, और स्लैंट हाइट आया हमारा 50, 5 से जा रहे दोनों, तो जाएगा 10 टाइम्स, से जाएगा 3 टाइम्स, 3 से जाएगा कितना 3 6 18 60 टाइम्स। तो पाई थीटा इक्वल्स टू हो गया 600, यहाँ क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर दिया मैंने, तो थीटा हो गया हमारा 600 अपॉन पाई। अब इसके बाद का स्टेप मैं यहाँ से स्टार्ट कर देता हूँ। तो रिक्वायर्ड एरिया क्या है हमारा, आर ए, रिक्वायर्ड एरिया हमारा पाई आर स्क्वायर थीटा बाई 360। तो पाई ऐसी रहने दो, रेडियस कितना था 15 का स्क्वायर। अब जो थीटा आया वो आया हमारा 600 अपॉन पाई, और नीचे 360 तो ऑलरेडी था फॉर्मूले में, पाई से पाई कैंसिल हो गया, 0 से 0 गया, 6 से गया 36, 6 से गया 10, 15 का स्क्वायर मतलब 15 इंटू 15 कर लो फिलहाल, 10/6, 3 से जाएगा 2, 3 से जाएगा ये 5, और ये 2 से जाएगा ये 5, तो 15 टाइम्स 25, इसको आप मल्टीप्लाई कर लो तो आपका आंसर आ जाएगा। तो कितना होता है 25 15 देख लेते हैं, 25 5 जाएगा 125, 25 तो हो जाएगा 375 सेंटीमीटर स्क्वायर। अगर आपको यूनिट दी है, हाँ सेंटीमीटर दिया तो सेंटीमीटर स्क्वायर इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 22 में बोला है कि शो करो कि जो 14 की पावर 9 है ना, वो एंड नहीं होता 0.5 से। चलो चेक करते हैं, पहले 14 की पावर 9 लिखो, इसको ब्रेक करो कंपोजिट नंबर में, तो 2 × 7 होगा इसका कंपोजिट नंबर। अब ध्यान से देखो, ये 2 की पावर n और ये 7 की पावर n है, तो 7 की पावर 1 करते तो होता है 7, 7 की पावर 2 क्या आता है 49, और 7 की पावर 3 आता है 343, और जैसे मैं 7 की पावर 4 करूँगा तो हो जाएगा 343 × 7, और 7 3 जा 21, तो 1 यूनिट डिजिट आएगा। फिर 7 की पावर 5 करूँगा तो फिर यूनिट डिजिट 7 आएगा, फिर 9 आएगा, जैसे यहाँ 7 आ रहा है या 9 आ रहा है, 3 आ रहा है 1, तो 1 के बाद फिर 7 9 3, फिर 1 7 9 3, यही चलता रहेगा। मतलब ये तो आपका ना 0 से एंड होगा ना 5 में एंड होगा। 2 की पावर n चेक करते हैं, 2 की पावर n में 2 की पावर 1 रखो, 2 की पावर 2, 2 की पावर 3, 2 की पावर 4, 2 की पावर 5, तो 2 की पावर 1 2, 2 की पावर 2 4, 2 की पावर 3 8, 2 की पावर 4 16 32। अब देखो पहले 2 आया, फिर 4 आया, 8 आया, 6 आया, फिर 2 आ गया, अब फिर 4 आएगा। अगर हम 2 की पावर 6 करेंगे तो जो भी मल्टीप्लाई करके आएगा उसका लास्ट का जो नंबर होगा वो 4 होगा। 2 4 8 6 2 यही चलता रहेगा, 2 4 8 6 2 यही चलता रहेगा। तो ये भी 0 से नहीं होगा, तो आप भी दोनों में किसी भी केस में 0 और 5 नहीं आ रहा, तो आप यहाँ लिखोगे
ये तो यहीं तक छोड़ देना, फिर ये एक्सप्लेन करके लिख देना टू एंड विद अ डिजिट 0 और 5, 0 5 लिख दिया, कोमा 14 की पावर n मस्ट हैव एट लीस्ट 1 प्राइम फैक्टर 5 विच इज नॉट देयर। बस यहीं तक लिख देना, आपको 2 मार्क्स मिल जाएंगे। ट्रिग्नोमेट्री का क्वेश्चन आ गया। देखो ये एंगल वाला क्वेश्चन है। आपको क्या बोला है कि जो साइन 2a + 3b जो दिया है वो 1 है। तो आप ये याद करो कि साइन कितना डिग्री 1 होता है। ट्रिग्नोमेट्री टेबल है ना, जिसमें 0 डिग्री, 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री, 90 डिग्री है, जिसमें साइन की जो वैल्यू होती है वो क्या होती है, इसमें 0 होती है, 1/2, 1/√2, √3/2 और 1। देखो साइन 1 कहाँ आता है, 90 डिग्री पे, तो 1 की जगह लिख दो यहाँ साइन 90 डिग्री। तो साइन 90 की डिग्री और ये भी साइन डिग्री वैल्यू है, तो जो जाएगा कंपेयर करने पे 2a + 3b = 90 डिग्री। इक्वेशन नंबर 1। चलो नेक्स्ट में बोल रहा है कि कोस 2a - 3b = √3/2। तो कोस √3/2 ये रहा ना √3/2, बट कोस पे यहाँ आ जाता है वो 30 वाले उस पर, तो जाएगा यहाँ पे सीधा सीधा लिख देता हूँ अब तो मैं, आप भी एग्जाम में डायरेक्ट लिख सकते हो। तो जाएगा 30 होता है हमारा, तो जाएगा इक्वेशन 2। तो सॉल्व करते हैं इक्वेशन 1 एंड 2 को फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2। जैसे हम चैप्टर 3 में सॉल्व करते थे ना एक्स वाई के लिए, सेम ऐसे ही करना है अभी। एलिमिनेशन मेथड या सब्स्टिट्यूशन, तो यहाँ मैं एलिमिनेशन मेथड यूज़ करूँगा। मुझे दिख रहा है साफ साफ कि बी वाला टर्म सेम है और प्लस माइनस है, तो काट दो। तो जब दोनों कट रहे हैं और साइन भी प्लस माइनस हो रहा हो तो किसी का भी साइन चेंज करने की जरूरत नहीं। ये प्लस तो हो जाएगा 4a, ये दोनों प्लस के तो हो जाएगा 120, 4 से डिवाइड कर दो दोनों साइड तो हो जाएगा 30 डिग्री। अब एक ही वैल्यू हम पुट कर देते हैं, किसी एक में कर दो जो इजी लगे, जैसे दोनों ईजी हैं तो हम पुट करते हैं 1 में करते हैं, तो हो जाएगा 2। यहाँ लिख देना पुटिंग, एग्जाम में पुटिंग a = 30 डिग्री इन इक्वेशन 1। तो यह जाए 2a था ना, इक्वेशन ये थी हमारी 1 वाली, a की वैल्यू यहाँ डायरेक्ट लग दो 30 डिग्री + 3b = 90 डिग्री। तो ये हो जाएगा आपका 60 डिग्री + 3b = 90 डिग्री। तो हो जाएगा 3b = पहले आप मल्टीप्लाई और डिवाइड वाले शिफ्ट नहीं करते, पहले हम प्लस माइनस वाले करते हैं। तो ये जाएगा इधर, तो 90 - 60 डिग्री। 3b = कितना हो जाएगा 30 डिग्री, 3 से 30 डिवाइड कर दो 10 डिग्री। a की वैल्यू 10, a की वैल्यू आ जाएगी आपकी 30 डिग्री और b की वैल्यू हो जाएगी 10। और देखो उसमें कंडीशन भी दे रहा था क्वेश्चन में, जो a है ना वो > b है, बिल्कुल सही, a 30 और b 10 है। और ये भी देखो ये भी सेटिस्फाई कर रही है। आप यहाँ दोनों को वैल्यू को ऐड करोगे तो 0 90 के बीच में आ रही दोनों वैल्यू, देखो दोनों को प्लस करो 40 आ रहा है। तो ये ऐसे आएगा a और b का आंसर। इसका और पार्ट भी कर लेते हैं। और पार्ट में क्या दिया है आपको, देखो इसको एक काम करो, सिंपल सा ये लो, ये जो बीच का है ज़रूरी नहीं है यूज़ करना। ये 90 डिग्री हो गया, ये आपका एंगल हो गया, और जिस साइड पे एंगल हो 90 डिग्री होता है वो बेस कहलाता है। तो हाइपोटेनस ये हो गया और ये परपेंडिकुलर हो गया। तो ये 9 + 3 टोटल 9 + 3 12 है, तो ये 12 ले लो यहाँ पे। देखो हमें कोई एंगल और एक साइड देना चाहिए, साइड दिया होना चाहिए, हम कुछ भी निकाल सकते हैं। बोला साइन अल्फा बताओ, अभी उस शुरुआत में मैंने बताया था साइन का रेशियो क्या होता है, पापा बी और पी हो गए, हाँ हाँ बेटा करके। तो ये पहले वाला होता है साइन PH। तो परपेंडिकुलर क्या है हमारा 6 है, देखो 6 गिवन है, तो P/H लिख लो। साइन अल्फा फाइंड करना है ना, P हमारा 6 है, हाइपोटेनस टोटल 12 है, 3 से डिवाइड कर दो, 3 × 2 = 6, 3 × 4 = 12, और ये जा रहा है 1/2 से भी, ये 2 से भी डिवाइड हो रहा है तो 1/2, तो साइन अल्फा 1/2 हो गया। तो पहले वाले से तो ज़्यादा इजी क्वेश्चन है, बस थोड़ा कंफ्यूज कर दिया ये लाइन खींच के यहाँ परपेंडिकुलर, इसकी ज़रूरत भी नहीं हमें। क्वेश्चन नंबर 24 सर्कल का है, और ये एक आपका NCERT में भी है। देखो इसमें ये और ये साइड इक्वल होगी, ठीक है, थोड़ा डायग्राम से भी समझो। और बोला है कि जो एंगल QTR है वो ट्वाइस है OQR के, ठीक है। तो ये काम करो, इसको ज्वाइन कर लो यहाँ थोड़ा सा ऐसे ऐसे। देखो ये अगर ये दोनों टेंजेंट्स इक्वल हैं तो इन ट्राइंगल TQR आपका आइसोसेलेस होगा, और आइसोसेलेस होगा तो आपके कौन से एंगल इक्वल हो जाएंगे, TQR
इक्वस टू टी आर क्यू। फिर उसके बाद आप बोलोगे आल्सो एंगल जो क्यू टी आर है आपका वो इक्वल है 180 माइनस एंगल टी क्यू आर प्लस टी आर क्यू के। यहाँ पे हमने एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ ट्राइंगल यूज़ करा है। ओके, हालांकि ये दोनों एंगल मैं इधर लिया हूँ LHS में, तो ये इस ट्राइंगल में तीनों एंगल का सम 180 होगा, तो उन्हें इनडायरेक्टली मैंने वैसे कर दिया। अब क्या होगा, एंगल जो क्यू टी आर है वो 180 माइनस ट्वाइस ऑफ टी क्यू आर, क्योंकि मैंने ऊपर प्रूफ करा था टी क्यू आर और टी आर क्यू इक्वल है आपस में, तो टी आर क्यू को मैं टी क्यू आर लिख के रिप्लेस करके 2 टाइम्स कर दिया टी क्यू आर। अब नाउ हमें पता है कि जो टी क्यू है वो परपेंडिकुलर है ओ क्यू के, तो आपका एंगल ओ क्यू आर इक्वस टू 90 डिग्री माइनस एंगल टी क्यू आर होगा। और इक्वेशन इसको 1 बना लेते हैं हम। अब यूजिंग इक्वेशन 1 वी विल गेट 2 twice ऑफ ओ क्यू आर इक्वस टू 180 माइनस ट्वाइस ऑफ टी क्यू आर। ओके, अब जो हमें प्रूफ करना है वो मिल जाएगा। ये किसके इक्वल था हमारा, ट्वाइस ऑफ ओ क्यू आर इक्वस टू क्यू टी आर। ये शायद हमें शो करना था, क्यू टी आर इक्वस टू ट्वाइस ऑफ ओ क्यू आर, हैंस प्रूव्ड। लास्ट में लिख देना हैंस प्रूव्ड। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। 25 आपका किससे दिया है, ट्रायंगल चैप्टर से। देखो इसमें कुछ नहीं है, आपको बस एग्जाम में ये देखना है कि ये कौन कौन सा पैरेलल और किस ट्रायंगल में आ रहा है। अब जैसे एक्स जेड जो है और कौन सा है बी वाई, एक्स जेड ए बी, एक्स जेड और ए बी को वो है पैरेलल हैं। तो जब ए बी एक्स जेड और ए बी पैरेलल, तो ध्यान से देखो एक्स जेड पैरेलल टू बी वाई भी होगा, क्योंकि ए बी जो है वो बी वाई का पार्ट है, ठीक है, उसी लाइन में आ रहा है, तो हम बी वाई को भी पैरेलल बोलेंगे। अब सीधा सीधा सॉल्यूशन समझो। इन ट्राइंगल ओ जेड एक्स में आप बोलोगे कि जेड एक्स पैरेलल है बी वाई के, तो बाय बीपीटी से, अब बाय बीपीटी से क्या बोलोगे, क्या क्या आपको इक्वल मिलेगा, ओ बी अपॉन ओ जेड इक्वल्स टू ओ वाई अपॉन ओ एक्स, इक्वेशन 1 मान लो। अब इसी तरह से इन ट्राइंगल ओ सी एक्स में जेड वाई पैरेलल होगा सी एक्स के, और सी एक्स के क्यों होगा, क्योंकि 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 ऊपर क्या बोला है कि जेड वाई ए सी के पैरेलल है, और ए सी किसका पार्ट, ए सी में क्या इंक्लूड हो रहा है, सी एक्स हो रहा है। तो बाय बीपीटी सीधा लिखोगे, बाय बीपीटी आपका क्या मिलेगा, ओ जेड अपॉन में ओ सी इक्वस टू ओ वाई अपॉन में ओ वाई अपॉन ओ एक्स, ये वाई है, ठीक है। इक्वेशन 2 अब बोलोगे बाय यूजिंग या फ्रॉम, सीधा लिख दो फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2। ओ बी अपॉन में क्या मिलेगा, ओ जेड इक्वस टू ओ जेड अपॉन में हो जाएगा ओ सी। जब क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो ओ जेड इंटू ओ जेड हो जाएगा ओ जेड का स्क्वायर इक्वस टू ओ बी इंटू ओ सी। तो ये हो गया हमारा हैंस प्रूफ्ड, यही प्रूफ करना था, ये हो गया। सेक्शन सी की तरफ बढ़ते हैं अब। सेक्शन सी में ये भी आपका थ्योरम है, एक क्वेश्चन है उसका सर्कल का, एनसीईआरटी का ही क्वेश्चन है। देखो इसमें बोला है कि आ कोऑर्डिनेटर सर्कमस्क्राइब अ सर्कल। देखिए एक कोऑर्डिनेटर के अंदर सर्कमस्क्राइब करा एक सर्कल। अब कहता है कि प्रूफ दैट अपोजिट साइड्स ऑफ अ कोऑर्डिनेटर, अपोजिट साइड्स कौन से होंगे, जैसे ए बी और सी डी, और ए डी और बी सी होंगे अपोजिट साइड्स। तो बोला कि ये दोनों क्या बना रहे हो, सप्लीमेंट्री एंगल बना रहे हो। तो इसे ओ पे कनेक्ट कर लो, इंटरसेक्ट कर लो। हमने ओ पे इंटरसेक्ट कर लिया, तो आपको 2 शो करना है, एंगल ए ओ डी प्लस बी ओ सी या फिर ए ओ बी प्लस सी ओ डी, इनका सम 180 दिखाना है। सप्लीमेंट्री एंगल का मतलब है 180 डिग्री और कॉम्प्लीमेंट्री एंगल होता है 90 डिग्री। तो इसको प्रूफ करने के लिए हम क्या करेंगे, कंस्ट्रक्शन करेंगे थोड़ा सा। पहले इस लाइन को ड्रॉ करो यहाँ तक, तो 90 डिग्री बनाता है, हमें पता है टेंजेंट से पास होगा, ये सब टेंजेंट से पास हो रहे हैं, ठीक है। यहाँ टच हो नहीं हो रहा तो उसका मतलब मत समझना कि नहीं हो रहा, ये टेंजेंट से पास हो रहे हैं। इसको एंगल 1 नाम दे दो, इसको 2 दे दो, इसको 3,
4 5 6 7 8 नाम दे दिया। अब ध्यान से देखो, इसको नाम दे दो PQRS। इसे पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट कहते हैं। जब सर्कल और टेंजेंट जहाँ टच होते हैं वो पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट्स होते हैं। उस पॉइंट के नाम मैंने दे दिए PQRS। अब पहले सॉल्यूशन में लिखो इन ट्रायंगल, कोई दो ले लो, जैसे SOD ले लिया एंड ROD ले लो, ठीक है। इनको कॉन्ग्रेंट करना है। कॉन्ग्रेंट करने के लिए मैं बोलूँगा जो SO है वो इक्वल है RO के। रीजन हो जाएगा रेडियाई ऑफ द सेम सर्कल, सेम सर्कल, ठीक है। पहले रीजन ही हो गया। दूसरा आप दिखा दो 90 डिग्री वाला कि एंगल ORD इक्वल है OSD के, ईच 90 डिग्री। क्योंकि भाई जब भी हम सर्कल से एक टेंजेंट पास हो रहा है, जब भी हम सेंटर से एक लाइन ड्रॉ करते हैं तो वो परपेंडिकुलर लाइन ड्रॉ होता है, तो ईच 90 डिग्री। एक और ले लो, एक और क्या हो जाएगा हमारा DO इक्वल्स टू OD। दोनों सेम है तो मतलब कॉमन है, लेटर सेम आ रहे तो कॉमन है। तो आप बोलोगे देयरफॉर ट्रायंगल SOD कॉन्ग्रेंट है किसके, ROD के, बाय किस क्राइटेरिया से, 90 डिग्री हाइपोटेनस और एक साइड दिखाया है तो RHS से। तो जैसी होगी तो आप बोलोगे एंगल 1 इक्वल्स टू एंगल 2 हो जाएगा बाय CPCT। कोरोस्पॉन्डिंग पार्ट ऑफ सिमिलर ट्रायंगल है। अब बोलोगे नाउ सिमिलरली से कौन कौन से हो जाएंगे, 1 2 होगी तो 3 4 हो जाएंगे आपस में इक्वल, और यहाँ से हो जाएगा 5 6, यहाँ से हो जाएगा 7 और 8, ये सारे इक्वल हो जाएंगे। अब ध्यान से देखो, मुझे अपोजिट एंगल का सम 180 दिखाना है इसमें, जो साइड से मिलके बन रहे हैं। तो आप बोलोगे एंगल 1 एंगल 2 प्लस एंगल 3 प्लस एंगल 4 प्लस एंगल 5 6 प्लस एंगल 7 प्लस एंगल 8, सभी एंगल का सम करूँ तो मुझे 360 डिग्री मिलेगा। अब देखो ये शो करना था, ये दिखा देता हम AOD वाला। AOD में क्या क्या आ रहा है, 2 और 3 आ रहा है, एंगल 2 प्लस एंगल 3, उसका सम दिखा दो 180, ओ सॉरी प्लस, ये तो तुम्हारा AOD है ना अकेला 2 और 3, और BOC जो है वो 7 6 आ रहा है, तो एंगल 7 प्लस एंगल 6 इक्वल्स टू 180, ठीक है। ये दिखा दो। तो 1 का काम नहीं है, जो 2 का काम है। तो जो एंगल 1 और 2 इक्वल थे शुरू में दिखाया, तो 1 की जगह मैं 2 लिख दे रहा हूँ, एंगल 2 ऐसे रहेगा। 3 का काम है तो 4 की जगह मैं 3 लिख देता हूँ। 5 जरूरत है नहीं तो 5 की जगह 6 लिख देता हूँ, एंगल 6 ऐसे ही रहेगा। 7 की ज़रूरत है तो मैं 8 को एंगल 7 लिख देता हूँ, 360। देखो सब दो दो टाइम्स है तो हो जाएगा 2 एंगल 2, 2 एंगल 3, 2 एंगल 6 प्लस 2 एंगल 7 प्लस 2 180। अब सब में दो दो कॉमन ले लो, यहाँ से 2 कॉमन ले लिया तो एंगल 2 प्लस एंगल 3 हो गया, प्लस 2 एंगल 6 प्लस एंगल 7 हो गया, प्लस 2 180। देखो सब में 2 कॉमन है तो 2 से 2 काट दो, तो एंगल 2 प्लस 3 प्लस एंगल 6 प्लस एंगल 7 इक्वल्स टू 180 हो गया, ठीक है। 360 था यहाँ पे, कट के क्या हो गया 180 हो गया। अब ध्यान से देखो 2 और 3 मिला के क्या बन रहा था हमारा AOD, और ये बन रहा था BOC, ये दिखाना था हमें, तो हैंस प्रूव्ड HP। क्वेश्चन नंबर 27 की तरफ चलते हैं, सीधा LHS लिखते हैं। LHS में है क्या, ज़्यादातर क्वेश्चन इसके LHS से प्रूफ होते हैं। देखो जहाँ भी टिग्नोमेट्री आइडेंटिटी अप्लाई हो रही है तो वो अप्लाई करो, तो जितना जल्दी हो सके उतना जल्दी सॉल्व होता है। अदरवाइज साइन कोस में कन्वर्ट कर दो सबको, ठीक है। और साइन स्क्वायर प्लस कोस स्क्वायर वाला फॉर्मूला अप्लाई करने का देखो, ठीक है। अदरवाइज टिग्नोमेट्री देखो, जैसे कि नीचे आइडेंटिटी अप्लाई हो रही है, एक फॉर्मूला होता है हमारा सेक स्क्वायर ए माइनस टेन स्क्वायर ए इक्वल्स टू 1, एक होता है हमारा कोसेक स्क्वायर ए माइनस कोट स्क्वायर ए इक्वल्स टू 1। अब जैसे माइनस 10 उधर ले गया मैं, तो हमारा सेक स्क्वायर ए किसके इक्वल हो गया, 1 प्लस टेन स्क्वायर ए के, और यहाँ पे कोसेक स्क्वायर ए किसके इक्वल हो जाएगा, 1 प्लस कोट स्क्वायर ए के। तो ध्यान से देखो 1 प्लस टेन स्क्वायर ए क्या हो जाएगा, सेक स्क्वायर ए, पहले ये ऐसे रहने दो, टेन क्यूब थीटा, नीचे लिख दो सेक स्क्वायर थीटा। सेम यहाँ पे कोट क्यूब थीटा इसे रहने दो, नीचे हो जाएगा हमारा कोसेक स्क्वायर थीटा।
अब 10 को साइन कोस में कन्वर्ट करो तो हो जाएगा साइन क्यूब अपॉन कोस क्यूब, होल डिवाइड सेक हो जाएगा हमारा 1 अपॉन कोस स्क्वायर, प्लस ये हो जाएगा कोस क्यूब अपॉन साइन क्यूब, होल डिवाइड 1 अपॉन साइन स्क्वायर थीटा। ठीक है, ए लिख रहा हूँ तो समझना थीटा ये, कोस स्क्वायर से कोस क्यूब कैंसिल, कोस साइन स्क्वायर से साइन क्यूब कैंसिल, तो जो हमारा बचा वो बचा साइन क्यूब अपॉन कोस, यहाँ बचेगा कोस क्यूब अपॉन साइन, यहाँ दोनों में एलसीएम ले लो तो हो जाएगा साइन थीटा इंटू कोस थीटा, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर दो, यहाँ आ जाएगा साइन की पावर 4 थीटा प्लस कोस की पावर 4 थीटा। अब याद रखना कि जैसे ए की पावर 4 प्लस बी की पावर 4 की फॉर्म में आएगा कोई, तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर की होल स्क्वायर माइनस 2 ए स्क्वायर बी स्क्वायर में कन्वर्ट कर देना। ठीक है, सेम यहाँ भी ए की पावर 4 बी की पावर 4 में कन्वर्ट हो रहा है, तो ये हो जाएगा आपका साइन स्क्वायर प्लस कोस स्क्वायर की पावर 2 माइनस 2 साइन स्क्वायर कोस स्क्वायर, नीचे हो जाएगा साइन थीटा कोस थीटा। मैंने जैसे कि आपको बताया था जहाँ भी साइन स्क्वायर कोस स्क्वायर नज़र आ जाए तुरंत 1 कर दो, तो 1 का स्क्वायर 1 हो गया, अलग रखो, होल डिवाइडेड साइन थीटा कोस थीटा। अब दोनों को डिवाइड कर लो सेपरेटली तो हो जाएगा 1 अपॉन साइन थीटा कोस थीटा माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा कोस स्क्वायर थीटा, होल डिवाइड साइन थीटा कोस थीटा। साइन थीटा ऊपर जाएगा तो हो जाएगा कोसेक थीटा, कोस ऊपर जाएगा तो हो जाएगा सेक थीटा, माइनस साइन से साइन कट गया, कोस से कोस कट गया, तो आ गया हमारा 2 साइन थीटा कोस थीटा, जो कि इक्वल होगा हमारे RHS के। हैंस प्रूव्ड, यही तो प्रूफ करना था, देखो ऊपर सेक थीटा कोसेक थीटा, आगे पीछे लिख दिया चलेगा। ठीक है, स्टैटिक्स का क्वेश्चन आ गया है, इसको करने से देखो मॉडल क्लास बोला है, देखो जब भी मॉडल क्लास आएगा तो हम चेक करते हैं सबसे बड़ा नंबर, बट इसमें फ्रिक्वेंसी मिसिंग है ना, एक्स पूछा, एक्स क्या होगा, तो इसमें मोड गिवन है हमारा कितना है, मोड दिया हमें 54, तो हमें ये चेक करना है कि इस क्लास इंटरवल में मोड कहाँ लाई कर रहा है, मतलब 54 कहाँ लाई कर रहा है, तो हमें दिख रहा है यहाँ पे लाई कर रहा है 54, तो ये आपकी होगी मॉडल क्लास, याद रखना ये होती है हमारी मॉडल क्लास। ओके, तो इसके जस्ट सामने वाला होगा हमारा F1, इसके ऊपर वाला होगा FO और नीचे वाला होगा F2। तो मोड का फॉर्मूला होता है हमारा मोड इक्वल्स टू, फॉर्मूला भी लिख देना, L प्लस F1 माइनस FO अपॉन 2 टाइम्स F1 माइनस FO माइनस F2 इंटू H। ठीक है, तो अब हम वैल्यू पुट करते हैं, मोड क्या है 54, लोअर लिमिट क्या हो जाएगी हमारी मॉडल क्लास की, ये वाली होती है हमारी लोअर लिमिट, तो ये हो जाएगा 45 प्लस F1 हो गया 16 माइनस एक्स अपॉन 2 टाइम्स 16 डायरेक्ट कर रहा हूँ मैं 32 माइनस एक्स माइनस 12, और हाइट ऑफ द क्लास इन दोनों का डिफरेंस कितना है 15 का है, तो हाइट ऑफ द क्लास हो जाएगा 15। तो आप सबसे पहले क्या करो, इसको इधर लाओ माइनस करो, तो 54 माइनस 14 आ जाएगा 9, और ये 15 मल्टीप्लाई में नीचे आ जाएगा प्लस अपॉन 15, 16 माइनस एक्स 32 माइनस 12 कर दो तो हो जाएगा 20 माइनस एक्स। अब एक काम करो आप, इसे 3 से काटो, इसे काटो 5 से, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर दो तो हो जाएगा 60x 60 माइनस 3x इक्वल्स टू 80 माइनस 5x, तो ये हो जाएगा हमारा 5 इधर ले आओ माइनस 3x प्लस 5x 80 माइनस 60 तो हो जाएगा 2x, ये हो जाएगा 20, 2 से x 20 जाएगा हमारा 10 टाइम्स, तो x की वैल्यू होगी 10। दिस इज़ द करेक्ट आंसर। इसके और पार्ट में स्टैटिक्स का क्वेश्चन दिया है, अगर आपको मॉडल क्लास का फॉर्मूला याद नहीं है तो आप मीन का वाला कर लो। मीन के लिए हम क्या करेंगे, आपका सबसे पहले XI निकालते हैं। XI क्या होता है हमारा, अपर लिमिट प्लस लोअर लिमिट डिवाइड बाय 2, ये सारी होती है हमारी लोअर लिमिट और ये वाली सारी होती है हमारी अपर लिमिट, तो इनको प्लस कर लो, 100 प्लस 150 250, 250 का हाफ कर दो क्योंकि 2 से डिवाइड करना है, 250 से जब डिवाइड करोगे आप तो क्या आएगा आंसर बताओ। ठीक है, तो आप जब डिवाइड प्लस करके डिवाइड बाय 2 करोगे तो आपका आएगा 125। अब देखो बाकी के भी प्लस करके डिवाइड 2 करने की ज़रूरत नहीं है, आप देखो दोनों में 50 का अंतर है, हर क्लास इंटर में 50 का अंतर है, तो 50 ऐड करते चले जाओ,
तो इसमें 50 ऐड करोगे तो 175 आएगा। फिर सेम इसी में 50 ऐड कर दो, 225 आएगा। फिर 225 में 50 ऐड कर दो, फिर आप 225 में फिर 50 ऐड करोगे तो क्या आ जाएगा नीचे वाला टर्म 275। ठीक है, इसको इग्नोर कर दो, ये हो जाएगा 325। अब उसके बाद आप सबसे इजी तरीका, आप डायरेक्ट फॉर्मूला अप्लाई करो। क्या होता है, सिग्मा एफ आई एक्स आई अपॉन सिग्मा एफ आई। इसमें किसी कोई सा भी क्वेश्चन हो, मीन निकालने का डायरेक्ट फॉर्मूला अप्लाई करना। अब एफ आई एक्स आई निकाल लो, कितना होगा यहाँ पे 500, इसका मल्टीप्लाई, इसका होगा 875, इसका होगा 225 इंटू एक्स, इसका होगा 550, इसका होगा 650। ठीक है, तो मीन कितना गिवन है आपको, ये रहा 211, तो यहाँ लिख दो 211 इक्वस टू सिग्मा एफ आई एक्स आई। तो आपका ये रहा, एफ आई एक्स आई को ऐड करो तो आएगा इसका 25। तो ठीक है, हम डायरेक्ट फॉर्मूला अप्लाई करेंगे जो कि होता है समेशन ऑफ मीन इक्वस टू समेशन ऑफ सिग्मा एफ आई एक्स आई अपॉन सिग्मा एफ आई। मीन कितना आपको 211 गिवन है, एफ आई एक्स आई का सम कर लो, सम करने पे आएगा इसका 2575 प्लस 225 एक्स। और जब हम एक्स आई का सम एफ आई का सम करेंगे तो आ जाएगा 13 प्लस एक्स। अब यही सारी वैल्यू यहाँ रख दो, 2575 प्लस 225 एक्स अपॉन में 13 प्लस एक्स। इसको आप सोल्व करो, इसको सोल्व करने से अच्छा है 3 4, देखो कुछ डायरेक्ट जाएगा, नहीं जा रहा तो आपको क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करके ही करना पड़ेगा ये सब। तो देखना आप कितना आंसर आता है, खुद से चेक करना। इसका जो करेक्ट आंसर है वो आना चाहिए 12। ये आपके लिए होमवर्क है, इसको सॉल्व करके कमेंट करो, देखो आपका आंसर आ रहा है नहीं आ रहा है। अगर नहीं आ रहा है तो मैं इसको सही करा दूंगा, वैसे आ ही जाएगा इससे आंसर। ठीक है, ये आपका होमवर्क है, आप ये खुद से करना और कमेंट बॉक्स में डालना कि ये आंसर है या नहीं, यस और नो। क्वेश्चन नंबर 29 की तरफ चलते हैं। उसने बोला कि एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस 3 के जो ज़ीरोज़ हैं वो अल्फा एंड बीटा हैं। तो वो क्वाड्रेटिक इक्वेशन या पॉलिनॉमियल बनाओ जिसके ज़ीरोज़ ये और ये होने चाहिए हमारे। तो पहले हम चेक करते हैं, पहले हम देखते हैं अल्फ़ा प्लस बीटा क्या आ रहा है हमारा। अल्फ़ा प्लस बीटा आ रहा है, इसके अकॉर्डिंग माइनस बी अपॉन ए होता है। तो अल्फ़ा प्लस बीटा, ये हो गया हमारा बी, ये हो गया हमारा ए, हो गया 1 और सी हो गया हमारा -3। तो अल्फ़ा प्लस बीटा हो गया आपका 2 हो गया और अल्फ़ा इंटू बीटा हो गया हमारा -3। ठीक है, अब इसको सोल्व करते हैं। पहले बोला है कि वो इक्वेशन बताओ जिसके ज़ीरोज़ ये और ये हो, मतलब इसका अल्फ़ा एक ज़ीरोज़ एक ही ज़ीरो, तो इसके सम निकाल लेते हैं। सम क्या बनेगा दोनों का, 2 अल्फ़ा प्लस 3 बीटा प्लस 3 अल्फ़ा प्लस 2 बीटा। ऐड कर दो तो हो जाएगा 5 अल्फ़ा प्लस 5 बीटा। 5 कॉमन ले लो तो हो जाएगा अल्फ़ा प्लस बीटा, और अल्फ़ा प्लस बीटा क्या होता है हमारा, क्या निकला था, ये रहा 2, तो यहाँ 2 रख दो तो हो गया 10। अब प्रोडक्ट फाइंड करते हैं इसका, 2 अल्फ़ा प्लस 3 बीटा का, और यहाँ से हो जाएगा क्या था, 2 अल्फ़ा प्लस 3 बीटा, 3 अल्फ़ा प्लस 2 बीटा। ठीक है, इनको आपस में मल्टीप्लाई कर लेते हो जाएगा 3 2 6 अल्फ़ा स्क्वायर प्लस 4 अल्फ़ा बीटा प्लस 9 अल्फ़ा बीटा प्लस 6 बीटा स्क्वायर। तो इसमें 6 दोनों में कॉमन ले लो तो हो जाएगा 6 अल्फ़ा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर, ये हो जाएगा 9 प्लस 4 13 अल्फ़ा बीटा। ठीक है, तो अब क्या होगा, 6 ऐसे ही रहेगा, ये हो जाएगा हमारा अल्फ़ा प्लस बीटा का होल स्क्वायर -2 अल्फ़ा बीटा। ठीक है, अल्फ़ा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर की बात कर रहा हूँ मैं, प्लस 13 अल्फ़ा बीटा ऐसे रहेगा। अब वैल्यू पुट करते हैं चलो सबकी। 6 अल्फ़ा प्लस बीटा 2 था तो 2 का स्क्वायर माइनस 2 टाइम्स अल्फ़ा बीटा कितना था हमारा यहाँ पे -3 प्लस 13 -3, तो हो जाएगा 6, ये हो जाएगा 4 प्लस 6 हो जाएगा माइनस का 39। ठीक है, इसको यहाँ सॉल्व कर लेते हैं तो ये जाएगा 4 प्लस 6 10, तो हो जाएगा 60 माइनस 39, इसको माइनस कर लो तो हो जाएगा 121। तो प्रोडक्ट जो आया उस पॉलिनॉमियल का वो 21 है और सम आया 10। तो मतलब वो फॉर्मूला याद है, एक्स स्क्वायर माइनस सम ऑफ ज़ीरोज़ इंटू एक्स प्लस प्रोडक्ट ऑफ ज़ीरोज़ इक्वस टू 0। तो एक्स स्क्वायर माइनस सम कितना था 10x और प्रोडक्ट था हमारा 21 इक्वस टू 0।
दिस इज द करेक्ट आंसर। आप ऐसे भी कर सकते थे कि भाई इस इक्वेशन को सोल्व करा, आपने अल्फा बीटा निकाला, जैसे हम प्राइम फैक्टरेशन मेथड या फिर मिडल टर्म स्प्लिटिंग मेथड या क्वाड्रेटिक फॉर्मूला भी लगा सकते हो। अल्फा बीटा निकाल के यहाँ पुट करके सेम इस वाले फॉर्मूले में अप्लाई कर सकते हो, उससे भी करेक्ट आंसर आएगा। क्वेश्चन नंबर 13 देखो, 13 में क्या बोला है कि रजीना नेहा, क्वेश्चन नंबर 13 में बोला गया कि रजीना नेहा और शांति ने स्वेटर बुनना स्टार्ट करा, सेम टाइप है, ठीक है, और एक ने ख़त्म कर दिया 15 दिन में, नेहा ने कर दिया 18 में और शांति ने कर दिया 20 दिन में ख़त्म एक स्वेटर को। अब बोला कि अब कितने दिन बाद वो नया स्वेटर बुन देंगी, ठीक है। चलो ऐसे केस में ज़्यादा नंबर आता है तो एलसीएम निकालना पड़ेगा हमें, तो एलसीएम हो गया हमारा 15, 18 और 20, सीधा ही लिख देना, ठीक है। तो एलसीएम निकालने का सबसे बेस्ट तरीका ये है, क्योंकि एलसीएम में हम क्या करते हैं, कॉमन अनकॉमन नंबर दोनों लेते हैं। तो अब ऐसे नंबर लो जो तीनों को मल्टीप्लाई कर रहे हो, तो ऐसे तो कोई दिख नहीं रहा, तो ये काम करो, पहले 2 से स्टार्ट करते हैं। 15 तो जाएगा नहीं, 15 ऐसे रहेगा, ये हो जाएगा 9, ये हो जाएगा 10। अब ये काम करो 3 से स्टार्ट करते हैं, 3 जाएगा 5, 3 3 9 और 10 तो जाएगा नहीं, 3 ये ऐसे रहेगा। अब 5 से करो, 5 जाएगा 1, 3 ऐसे रहेगा, जाएगा 2। अब 2 से कर लो दोबारा तो 1, 3 ऐसे रहेगा, ये हो जाएगा 1। अब 3 से डिवाइड करो तो 1 1 1 आ जाएगा। अब इन सबको आप मल्टीप्लाई कर दो तो आपका वो आ जाएगा, कितने दिन बाद वो करेंगे, 180 डेज। इन सब का जो मल्टीप्लाई होगा वो होगा 180 डेज, ठीक है। अब वो क्या कह रहे हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, 2 क्वेश्चन थे, एक तो यहाँ आ गया कि हाँ आफ्टर हाउ मेनी डेज विल ऑल देम स्टार्ट मेकिंग अ न्यू स्वेटर, तो 180 डेज बाद वो तीनों फिर से बुनना स्टार्ट करेंगे सेम टाइम पे। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है इसका, बाय दैट टाइम हाउ मेनी स्वेटर्स विल हैव बीन कंप्लीटेड बाय देम, तो वो कह रहे हैं उतने 180 दिन में उन्होंने मिलके कितने स्वेटर्स बुने, ठीक है। तो रजीना का देखते हैं, 180 दिन उसने लगाए थे रजीना ने, ठीक है, मिलके जब साथ कर रहे थे काम, और उसने 15 दिन में एक स्वेटर बुना, तो इतने दिन में कितना कर दिया होगा, देखो डिवाइड करो, 180 डिवाइड बाई 15, 3 से कर दो, 3 जा 15, 3 6 12 डेज में 12 स्वेटर्स, ये 12 स्वेटर्स है। नेहा ने 180 और डिवाइड बाई कितना था इनका, नेहा का 18 डेज, तो ये तो साफ दिख रहा है 10 स्वेटर्स। और शांति ने 180 दिन में कितने थे, 12 करे, आई थिंक 12 डेज लगाए थे, नहीं 12 नहीं 20 डेज है, तो ये हो गया 9। इन सबको ऐड कर दो, ऐड करके आएगा 31, तो 31 स्वेटर्स उन्होंने बुने 180 दिन के अंदर। दिस इज़ द करेक्ट आंसर। तो ये दोनों आंसर देने आपको इस तरह से। देखो ये ग्राफ का क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 31 करते हैं। ग्राफ का क्वेश्चन है, बोला है कि चेक ग्राफिकली वेदर द पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन, ये दोनों इक्वेशन दिए, इज कंसिस्टेंट। अगर कंसिस्टेंट है तो मतलब हमें सॉल्यूशन मिलेगा, जब भी हमें एक्स वाई की वैल्यू मिलती है तो वो कंसिस्टेंट होता है। अगर नहीं मिल पाती, जैसे पैरेलल वाला केस है, वो दोनों लाइन इंटरसेक्ट ही नहीं करती तो सॉल्यूशन भी नहीं मिलेगा, तो वहाँ इनकंसिस्टेंट वर्ड यूज़ करते हैं। बोला इफ़ सो, अगर है कंसिस्टेंट तो ग्राफिकली बताओ क्या होगा एक्स वाई की वैल्यू, ठीक है। तो हम पहले क्या करते हैं, 2x + 3y - 12 = 0, तो इसको ऐसे काम करो, 2x + 3y = 12 कर लो। इसके 2 सॉल्यूशन निकालते हैं, बस 2 सॉल्यूशन निकाल के आना, एग्जाम में ज़्यादा ज़रूरत नहीं है। अगर मैंने x की वैल्यू 0 रखी, यहाँ 0 रखी, तो 3 4 जा 12, ये 4 आ जाएगा y की वैल्यू। अगर मैंने y की वैल्यू 0 रखी तो x की वैल्यू हो जाएगी 6, तो ठीक है। हमें इस तरह वैल्यू रखनी है कि हमें कोई ना कोई होल नंबर या इंटीजर्स मिले, पॉइंट में ना आए ना रूट में आए, ठीक है। सेकंड क्वेश्चन हमारा है 5x - 3y = 9, तो एक काम करो, इसमें x को 0 रख दो, तो ये 3 से 9 डिविजिबल हो रहा है, ठीक है। हमने x की वैल्यू 0 रखी, देखो यहाँ 0 रख दो, 5 × 0 - 3y = 9, तो -3y = 9, 9 से 3 गया 3 टाइम्स, तो y = -3, तो y की वैल्यू होगी -3। अब एक काम करो, 5x = 9 + 3y कर दो, -3y को उधर लेंगे तो +3y। अब देखो 9 में हम 6 अगर ऐड करें तो 15 बनेगा, और ये 5 का डिविजिबल है, और यहाँ 6 लाने के लिए मुझे 3 से 2 को मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, तो y की वैल्यू 2 पुट करो, तो 9 + 3 × 2 हो जाएगा कितना, 5x = 15, तो 5 से 15 गया 3 टाइम्स, तो ये आ गया हमारा 3। ओके, तो हमें 2 सॉल्यूशन मिल गए।
अब देखो इसे ग्राफ में करते हैं। ये हो गया हमारा 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5, यहाँ हो गया -1 -2 -3, 1 2 3 4 5, ये हो गया 6, 1 3 4 5, ये हो गया 6। तो पहले इस वाली इक्वेशन के ले लेते हैं। 0 4 कहाँ आएगा, 0 4, वाई की वैल्यू 4 यहाँ आएगा 0 4, और 6 0 यहाँ आएगा। ठीक है, इसको ज्वाइन कर लेंगे हम बाद में। ठीक है, लगभग इतना जोड़ेगा, जब आप स्केल से जोड़ोगे तो अच्छा ज्वाइन होगा। अब नाउ मैं दूसरे के पॉइंट्स मेंशन करता हूँ। 0 3 0 -3, तो वाई की वैल्यू -3 कहाँ आएगी, 1 2 -3 यहाँ आएगी, और 3 2 3 2 आएगा आपका यहाँ पर। ठीक है, इसको ज्वाइन कर लेते हैं। ठीक है, लगभग हमारा ज्वाइन हो गया है। ठीक है, तो देखो दोनों इंटरसेक्ट करें तो यस इट इज़ कंसिस्टेंट, ऐसे बोलोगे। और सॉल्यूशन के लिए आप बोलोगे देखो ये 3 बन रहा है, यहाँ पे यहाँ 2 आ रहा है, तो 3, 2 इसका सॉल्यूशन है। मतलब एक्स की वैल्यू होगी 3, वाई की वैल्यू होगी 2। तो ऐसे आपको पूरे फुल मार्क्स मिल जाएंगे इस क्वेश्चन में। इसका और पार्ट कर लेते हैं। अगर आपको ग्राफ वाले क्वेश्चन करने में दिक्कत आती है तो आप और पार्ट वाला भी कर सकते हो। ठीक है, तो इसमें देखो बोला गया है कि बोला 2 डिजिट नंबर। देखो इसका कॉन्सेप्ट समझो। 2 डिजिट के नंबर कौन से स्टार्ट होते हैं, 10 11 और 99 तक। तो देखो सब में आपका जैसे 10 जैसे, ठीक है, ये सब आपके 2 डिजिट नंबर होते हैं। तो आपका जो ये वाला डिजिट होता है लास्ट वाला, इसको हम वंस डिजिट कहते हैं, यूनिट डिजिट। और जो पीछे वाला था उसको हम टेंस डिजिट कहते हैं। तो जब भी आपका 2 डिजिट नंबर का क्वेश्चन आएगा तो आपको लिखना लेट द 2 डिजिट नंबर बी एक्स वाई, देखो लेट द 2 डिजिट नंबर बी एक्स प्लस 10y। इस फॉर्म में लेना हमेशा, क्योंकि 2 डिजिट का है तो वहाँ टेंस आता ही आता है। तो y आपका टेंस हो जाएगा और x आपका यूनिट कहलाएगा यहाँ पे। ठीक है, इसे हम वंस भी कहते हैं, वंस डिजिट। ओके, अब अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन केस 1 क्या कहता है कि 2 डिजिट का जो नंबर है, 2 डिजिट का नंबर क्या हमारा x प्लस 10y, उसमें क्या करा है, बाय ईदर मल्टीप्लाइंग द सम ऑफ द डिजिट बाय 7। मतलब डिजिट के सम से हमने 7 मल्टीप्लाई करा है। डिजिट क्या होती है हमारी एक्स वाई, तो एक्स वाई का जो सम है उसको मल्टीप्लाई करा है हमने 7 से, एंड देन एडिंग 3, और 3 ऐड कर दिया। तो पहली इक्वेशन क्या बनी हमारी, देखो चेक करते हैं। एक्स प्लस 10y 7x प्लस 7y प्लस 3, चाहे इधर ले जाओ उधर ले जाओ एक ही बात है। एक्स को उधर ले जाते तो हो जाएगा 6x, और 10 को उधर ले जाओ तो हो जाएगा माइनस का 3y प्लस 3 इक्वस टू 0। 3 से डिवाइड कर दो सबको तो हो जाएगा 2x माइनस वाई प्लस 1 इक्वस टू 0। तो ये काम करो, 2x माइनस वाई इक्वस टू -1, 1 को उधर ले जाओ, इक्वेशन बन होगी। अब दूसरी कंडीशन क्या कह रहा है, केस 2। इधर और वाला केस था ना, या तो बोला कि या तो ऐसा कर लो या फिर क्या करो, 2 डिजिट में आप 2 डिजिट के नंबर में क्या करो आप, बोला कि और के बाद, या फिर क्या कर सकते हैं, बाय मल्टीप्लाइंग द डिफरेंस ऑफ द डिजिट बाय 9। और क्या बोला है कि जो डिजिट का डिफरेंस है उसमें से 19 मल्टीप्लाई कर दो और बाद में -1 कर दो। और देखो आगे क्या बोला, इट इज़ गिवन दैट द डिजिट एट द 10 प्लेस, 10 प्लेस पे क्या है हमारा y है, वो ग्रेटर है यूनिट डिजिट से। इसका मतलब आप y माइनस एक्स करोगे, क्योंकि बोला ना डिजिट का डिफरेंस, और डिजिट का डिफरेंस तो x माइनस वाई भी हो सकता है, बट वो मेंशन कर चुका है कि जो y है वो ग्रेटर है। ठीक है, तो डिफरेंस में कितना मल्टीप्लाई करना था, 19। ठीक है, मैंने 19 मल्टीप्लाई कर दिया, बाद में माइनस करने के लिए क्या रहता, तो माइनस आपको 1 करना है। x प्लस 10y ऐसी रहेगा, तो हो जाएगा 19y माइनस 19x माइनस 1, इधर आ जाएगा 19 तो हो जाएगा 2x 20x, ये इधर आएगा तो हो जाएगा माइनस का 9y इक्वस टू -1 रहने दो। अब दोनों इक्वेशन को सोल्व करते हैं। सोल्विंग 1 and 2, एलिमिनेशन मेथड लगा देना, वो ज़्यादा ईजी है। 2x माइनस वाई इक्वस टू -1, सेकेंड इक्वेशन है 20x और माइनस का 9y इक्वस टू -1। तो हम y को रिमूव करते हैं क्योंकि दोनों माइनस के हैं, तो यहाँ मल्टीप्लाई करना पड़ेगा मुझे 9 से। यहाँ कुछ नहीं है, 1 से ही रखो, तो 9 to 18x
-9y इक्वल्स टू -9, 1 से मल्टीप्लाई करो जाएगा 20x -9y इक्वल्स टू -1। तो साइन चेंज करना पड़ेगा क्योंकि माइनस माइनस प्लस होता है, तो ये प्लस, तो ये माइनस, ये प्लस, ये कैंसिल हो गया, तो ये आ जाएगा हमारा माइनस का 2x, यहाँ हो जाएगा माइनस का 8, 2 से 8 गया हमारा 4 टाइम्स, तो आ जाएगा x इक्वल्स टू 4, माइनस माइनस कैंसिल हो जाएंगे। अब x की वैल्यू 4 आ गई, तो ये वैल्यू हम पुट करते हैं, कौन सी इक्वेशन ईजी है 1, तो पुटिंग नीचे लिख देना आप, मेरे पे जगह नहीं इसलिए मैं यहाँ लिख रहा हूँ पुटिंग x इक्वल्स टू 4 इन इक्वेशन 1, तो हो जाएगा 2 टाइम्स 4 माइनस वाई इक्वल्स टू -1, तो 8 + 1, वाई को उधर ले जाओ, तो वाई की वैल्यू होगी 9। अब हमसे क्वेश्चन में क्या पूछ रहा था कि वो 2 डिजिट का नंबर क्या है ना, फाइंड द 2 डिजिट नंबर। मैंने क्या माना था, वो 2 डिजिट नंबर हमने 2 डिजिट नंबर हमने माना था x + 10y, वैल्यू पुट कर दो, x की वैल्यू 4, 10 टाइम्स 9, 90 + 4 94, इसका करेक्ट आंसर। अब सेक्शन डी के क्वेश्चन करते हैं जो 5 मार्क्स के हैं। मैं आपको यही सजेशन देना चाहूँगा, अगर आपको अच्छे से क्वेश्चन आते हैं सेक्शन डी के, तो आप सबसे पहले यही अटैम्प्ट करना, क्योंकि कम क्वेश्चन है और ज़्यादा स्कोर करोगे इसमें। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 32 से। इसमें बोला कि द डिनोमीटर ऑफ द फ्रैक्शन बी 2 मोर देन द न्यूमेटर। देखो कंपेयर हो रहा है न्यूमेटर से, तो अब मान लो लेट द न्यूमरेटर बी एक्स, तो देन उस टाइम डिनोमीटर कितना होगा आपका, शॉर्ट में लिख रहा हूँ डिनोमीटर, बोला डिनोमीटर 2 मोर है, तो मतलब x + 2 हो गया। अब अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन वो क्या कह रहा है कि इफ़ 2 एडिट बोथ इट्स न्यूमरेटर एंड डिनोमीटर, दोनों में 2 ऐड कर दें, तो क्या होता है सम ऑफ द न्यू फ्रैक्शन। न्यू फ्रैक्शन क्या है हमारा, x/x + 2, सम कर दो न्यू फ्रैक्शन और ओरिजिनल, ओरिजिनल तो हमारा ये हो गया। अब न्यू क्या होगा, दोनों में 2 ऐड कर दो, x + 2 और नीचे x + 2 में 2 ऐड कर दो, तो ये हो गया। दोनों को ऐड करने पे कितना आता है 46/35। ठीक है, तो देखते हैं हमारा एक्चुअल में क्या बना, x + x + 2 प्लस x + 2 x + 4 इक्वल्स टू 46/35। यहाँ पे एक काम करो एलसीएम ले लो, क्योंकि बिना एलसीएम के तो ये शॉर्ट होगा नहीं, तो x + 2 x + 4, जब भी हम मल्टीप्लाई करके एलसीएम लेते हैं तो यहाँ पे क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करना होता है, तो x से x + 4 का कर दो, यहाँ पे x + 2 को x + 2 से, तो x + 2 का होल स्क्वायर भी लिख सकते हो डायरेक्ट, 46/35। ठीक है, तो उसको सोल्व कर तो हो जाएगा x² + 4x + x² + 4 + 4x होल डिवाइडेड बाय x + 2 x + 4 इक्वल्स टू 46/35। तो एक काम करो लाइक टर्म्स ऐड कर दो, x² हो जाएगा हमारा 2x², 4x + 4x हो जाएगा 8x + 4 होल डिवाइड, इसको करना है तो कर लो, नहीं तो रहने दो, अभी रहने दो, अभी ज़रूरत नहीं है इसकी, हमें मल्टीप्लाई करने की ज़रूरत नहीं है, बाद में करेंगे। अब देखो आपका 2 से ये डिवाइड हो रहा है, ये सारे 2 से डिवाइड हो रहे हैं, तो ये तो 1 गया, ये जाएगा 2 4 8, ये जाएगा 2 हो जाएगा 23, तो जो एक्चुअल में बचेगा वो बचेगा x² + 4x + 2। अब इसका मल्टीप्लाई कर दो 35 से, इक्वल्स टू 23 ऐसे रहेगा, इन दोनों का मल्टीप्लाई करके ऊपर ले जाओ, तो इन दोनों का जो मल्टीप्लाई होगा वो होगा x², वैदिक मैथमेटिक्स लगाता हूँ, x², 2 से 4 करो तो हो जाएगा 2 4 8, 2 + 4 6 होता है, तो हो जाएगा +6x। ओके, अब अंदर इंटू कर दो दोनों का, तो ये जाएगा 35x², 35 × 4 कर दो, कितना हो जाएगा 4 4 5 = 20 और 12 140 + 70, 23 का अंदर कर दो, हो जाएगा 23x² + 23 × 8 कर दो 184, तो आगे 184 + 6 से इंटू कर दो, हो जाएगा 6 3 18 13x। अब लाइक टर्म से एक साथ ले आओ, तो हो जाएगा 35x² में माइनस कर दो 23x² + 140x में माइनस कर दो 138x और +70 में से माइनस कर दो 184 = 0, तो इनको माइनस कर दो, हो जाएगा 5 में से 3 गया 2 12 आ गया, प्लस ये हो जाएगा हमारा 2x और ये माइनस हो जाएगा क्योंकि नंबर बड़ा है, तो 184 में से 70 माइनस कर दो, तो आ गया 114 = 0। 2 से डिवाइड हो रहे हैं सब, काट दो, तो आ जाएगा 6x²
प्लस एक्स माइनस 2 5 ज़ा 10 2 7 ज़ा 14 = 0। तो ये हमारी क्वाड्रेटिक इक्वेशन फॉर्म हो गई। कौन सा ले लेते हैं हम क्वाड्रेटिक इक्वेशन, ठीक है, वो ज़्यादा इजी रहेगा। तो ए की वैल्यू होगी यहाँ से 6, बी की वैल्यू 1 होगी और सी की वैल्यू होगी -57। तो सबसे पहले हम डी निकालते हैं। डी क्या होता है हमारा, b² - 4ac। तो बी की वैल्यू होगी 1 का स्क्वायर -4 × 6 टाइम्स -57। इसको सोल्व कर लो तो 1 प्लस हो जाएगा 6 4 = 24 × 57 कर लो। ये हो जाएगा 1368 और दोनों को ऐड कर दो, हो जाएगा 1369। ठीक है, ठीक है। तो आपका आ गया डी, आ गया आपका 1369। अब एक्स निकालने का फॉर्मूला होता है x = -√d/2a। देखो साथ के साथ लेके चलेंगे दोनों फॉर्मूले को। माइनस b की वैल्यू क्या है 1 +-√1369। यहाँ पे भी वैदिक मैथमेटिक्स का कॉन्सेप्ट लगा दूंगा मैं। 2 × 6 हो गया, ठीक है। तो ये हो गया हमारा। अब यहाँ से मैं करा रहा हूँ यहाँ पे x = -1 +-। अब ये अंडर रूट वाला सोल्व करना है। तो देखो यहाँ साइड में समझो 1369। तो ऐसे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 इनमें से कौन सा नंबर का स्क्वायर करने पे लास्ट में 9 आता है? तो एक देखो 3k में आता है, ठीक है, और एक आता है 7 में। 7 7 = 49, तो लास्ट में 9 आ गया। तो हो गया 3 और 7 का स्क्वायर करने पे लास्ट में 9 आ रहा है। स्क्वायर रूट कर रहे तो लास्ट के 2 नंबर काट देंगे। अब आप देखो कि 13 जो है वो इनमें से किस नंबर का स्क्वायर है, उससे जस्ट कम हो। अब जैसे 2 का स्क्वायर 4, 3 का 9, 4 का 16। तो 16 तो बहुत बड़ा हो गया, हमें 13 है उससे कम नंबर लेना है। तो जस्ट कम नंबर 9 है जिसके बराबर में आ रहा है 3। तो या तो ये 33 या 37 का स्क्वायर है, किसी एक का है। अब ये भी जानने के लिए हम क्या करेंगे, 3 के बाद क्या आता है 4, तो आपका 3 4 ज़ा हो गया 12। अब इस 12 का कंपेयर करो, 12 से बड़ा नंबर है ना, तो बड़े वाला होगा आंसर। तो इसका हो गया 37/2 × 6 मतलब 12 कर लो। अब इसको अलग अलग कर लो, -1 + 37/12 और यहाँ से x = -1 - 37/12। तो ये हो जाएगा आपका 36/12 और यहाँ पे हो जाएगा -39/12। तो ये जाएगा 12 से 3 जाएगा सीधा, 12 3 = 36, x की वैल्यू होगी 3 और ये हो गया आपका 3 जाएगा 4, 3 जाएगा -13/4। तो नेगेटिव तो ले ही नहीं सकते हम, ठीक है। तो वो फ्रैक्शन क्या था हमारा, x/x + 2, x/x + 2 था। तो वैल्यू रख दो यहाँ पे 3/5 इज द करेक्ट आंसर। आई थिंक ओरिजिनल फ्रैक्शन पूछा है, फाइंड द ओरिजिनल फ्रैक्शन, ठीक है। अगर बोलता कि न्यू फ्रैक्शन तो 2 2 ऐड कर देते ऊपर नीचे। अगर 2 2 ऐड कर देते तो यहाँ ऊपर 5 नीचे 7 आता न्यू फ्रैक्शन के लिए। बाकायदा ओरिजिनल फ्रैक्शन का ये आंसर होगा। आई होप आपको समझ आ गया हो ये रूट वाला कि वैदिक मैथमेटिक्स से मैंने अंडर रूट स्क्वायर रूट कैसे सॉल्व करा है, ठीक है। अगर ये क्वेश्चन भी समझना है तो उसका नेक्स्ट पार्ट और वाला भी आप अटेम्प्ट कर सकते हो, ठीक है। तो और वाला पार्ट देखो उसका कैसे होगा। बोला कि एट प्रेजेंट भरत एज इज 3 years मोर देन द स्क्वायर ऑफ हिज सन रवि एज। देखो कंपेयर जिससे होगा उसी को एक्स मानो। तो लेट द प्रेजेंट एज ऑफ रवि बी x years। हमने माना जो उसकी एज है वो x है, तो देन फादर की एज क्या हो जाएगी, देखते हैं। फादर्स प्रेजेंट एज इक्वल्स टू, बोला कि बेटे का स्क्वायर करो, बेटे की एज का स्क्वायर कर दिया और उसमें 3 ऐड कर दो, ये तो होगा x² + 3, ठीक है। अब आगे क्या कह रहा है कि व्हेन रवि ग्रोस टू हिज फादर प्रेजेंट एज। बोला कि जब रवि अपनी फादर की एज तक पहुंचता है तो फादर की एज जो होती है वो 13 टाइम्स उसकी प्रेजेंट एज से -6 हो जाता है। तो देखो ऐसे समझो उसको, ये है हमारा फादर, ये है रवि। तो अभी फादर है सपोज करो 40 एज के और रवि है 25 एज का मान लो। तो रवि को अपने एज फादर की एज तक पहुंचने के लिए कितना साल लगेगा, 15 साल लगेगा। 15 साल ही तो लगेंगे 40 एज होने में उसकी, ठीक है। तो हम जो ये डिफरेंस आया ना 15 साल का, इसी का जो मेन यूज है। तो वो क्या कह रहा है कि उस टाइम जो भरत की एज है, तो भरत की एज अभी फिलहाल कितनी है, x² + 3 है,
तो भरत भी तो 15 साल और आगे बढ़ेगा, तो भरत उस टाइम कितना हो जाएगा 55 ईयर्स का। तो अब इस कॉन्सेप्ट के अकॉर्डिंग जो फादर है वो x² + 3 है, ठीक है, और बेटे की एज कितनी है x है, तो उसमें -x करेंगे तो बेटे को उतना टाइम लग जाएगा अपने फादर की एज तक पहुंचने के लिए। तो यही एज फादर की और बढ़ जाएगी आगे, तो +x² + 3 - x करो, ठीक है। तो ऐसा होने पे जो फादर है वो क्या हो जाता है 13 टाइम्स हो जाता है परसेंटेज ऑफ रवि की परसेंटेज x है, x लगा दिया, उसमें से -x कर दो, क्योंकि बोल रहे हैं ना 6 ईयर लेस देन 13 टाइम्स द परसेंटेज ऑफ रवि, ठीक है। इसको सोल्व करते हैं, x² हो जाएगा 2x², 3 + 3 6 -x = 13x - x। सबको LHS वाली टर्म में ले आओ, ये हमारा LHS है लेफ्ट हैंड साइड, ये होती है हमारी RHS। तो 2x² -x -13x +6 और ये इधर आके +6 हो जाएगा, तो ये जाएगा हमारा 2x² -14x हो जाएगा +12 = 0, 2 से डिवाइड हो रहा है सब, काट दो, x² -7x +6। इसको 2 मिनट टर्म स्प्लिटिंग मेथड से कर लेंगे, क्वाड्रेटिक की जरूरत नहीं है। तो ऐसे 2 नंबर बताओ जिन्हें मल्टीप्लाई करें तो प्लस का 6 आए, माइनस प्लस करने पे हमारा -7 आए। एक तो 3 2 6 होता है नंबर, एक 6 × 1 होता है, तो ये ले लो -6x -x और +6, क्योंकि -6 -x कितना होगा -7x, और प्लस मल्टीप्लाई करने पे दोनों का क्या हो जाएगा -6 × -1 क्या होता है +6। देखो दोनों सही बन रहे हैं, यहाँ x कॉमन ले लो तो हो जाएगा x -6, यहाँ पे -1 कॉमन ले लो, कुछ नहीं है तो हो जाएगा x -6 = 0, तो ये हो जाएगा x -6, एक हो जाएगा x -1 = 0, तो x = 6 और x = 1 हो गया। तो रवि की एज 1 हो ही नहीं सकती, अगर रवि की एज 1 हुई तो वो फादर की एज कितनी बता रहा था x² + 3, इसके अकॉर्डिंग फादर की एज 4 हो जाएगी, पॉसिबल ही नहीं, इग्नोर कर दो। तो रवि की हो जाएगी प्रेजेंट एज हमारी 6 ईयर्स और फादर की हो जाएगी 6² + 3 था ना शुरू में, 36 + 3 39 ईयर्स। ये फादर की एज है और ये रवि की एज है। क्वेश्चन नंबर 33 की तरफ बढ़ते हैं। P और Q फाइंड करना है और ये मीडियन का क्वेश्चन है। जब भी मीडियन का क्वेश्चन आएगा तो आपको CF फाइंड करना ही पड़ेगा। तो सबसे पहले ये सेम होता है शुरू का 12, फिर हम 12 में P ऐड करेंगे तो कितना आ जाएगा 12 + P, फिर 12 में हम 17 ऐड करेंगे तो कितना आ जाएगा 29 + P, 29 में 20 ऐड कर दो तो हो जाएगा 49 + P, 49 में Q ऐड कर दो हो जाएगा 49 + P + Q, 49 में 12 ऐड कर दो हो जाएगा 61 + P + Q, फिर 61 में 8 ऐड कर दो हो जाएगा 69 + P + Q। और हमेशा याद रखना ये जो लास्ट में आता है वो इसका FI का टोटल होता है। FI का टोटल पक्का दिया होगा अगर 2 वेरिएबल है, तो 2 वेरिएबल में कितना बोला, कितने ऑब्जर्वेशन है 100, तो ये 100 हो गया, तो मतलब इसकी वैल्यू 100 होगी, 69 + P + Q = 100 हो गया। तो यहाँ से P + Q = 100 - 69 कर लो, तो आई थिंक ये बनेगा 21, नहीं 31 बनेगा, ठीक है 31 आ गया। ओके, इक्वेशन 1। अब देखो मीडियन गिवन है, मीडियन कितना 47, 47 कहाँ लाई कर रहा है हमारा, ये यहाँ लाई कर रहा है, तो ये होगी आपकी मीडियन क्लास। क्लियर है? ऐसे क्वेश्चन 1 मार्क्स में पूछते हैं, मीडियन क्लास का अपर लिमिट, मॉडल क्लास का लो लिमिट, ऐड कर दो, माइनस कर दो, मल्टीप्लाई कर दो, कितना आता है। तो MCQ में ऐसे क्वेश्चन आते हैं, ठीक है। तो ये हमारा F हो जाएगा अगर ये मीडियन क्लास है, और उसका CF हो जाएगा हमारा ये वाला, ठीक है। इसके बीच का जो डिफरेंस है वो हाइट है, वो हो गया हमारा 5, ठीक है। तो मीडियन का फॉर्मूला लगाते हैं, मीडियन = होता है हमारा L + n/2 - CF / F × H। मीडियन हमारा 47 है, लो लिमिट होगी 45, n/2 होता है हमारा ये FI, n होता है हमारा समेशन ऑफ FI, n = क्या हो गया समेशन FI 100, तो 100/2 - CF कितना है 29 + P। और हमेशा 2 या 3 टर्म हो तो आप बाहर माइनस और ये ब्रैकेट में रखना ताकि गड़बड़ ना हो जाए, ठीक है। और × H क्या है हमारा 5, तो ये 45 इधर जाके माइनस हो जाएगा तो बचाएगा 2, 2 से 100 गया 50, माइनस दोनों को कर दो -29 - P हो जाएगा, और 5 से 20 जाएगा 4 टाइम्स, ये हो गया 4, तो ये जाएगा 4 × 8 = 21, 50 - 29 करा मैंने -P, तो P इधर ले आओ, तो 21 - 8 कर दो, तो P की वैल्यू आ गई हमारी 13। अब ये वैल्यू इक्वेशन 1 में पुट कर दो यहाँ पर,
तो क्या लिखोगे, पुटिंग p इक्वल टू 13 इन इक्वेशन फर्स्ट। तो p आपका 13 है प्लस q इक्वल टू 31, तो q इक्वल टू 31 माइनस 13, तो q इक्वल टू हो जाएगा हमारा 31 माइनस 13 कर लो, 8 18 18 आ जाएगा। तो p 13 और q 18 इज द करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 34 की तरफ बढ़ते हैं। 34 में क्या बोला है कि फ्रॉम अ सॉलिड सिलेंडर ऑफ हाइट, हाइट कितनी है हमारी 2.4, ये पूरी हाइट 2.4 है, और रेडियस ये हो गया हमारा रेडियस 0.7। ठीक है, तो बोला है कि ये कौन बाहर निकाले, जैसे कौन बाहर निकालेंगे तो ऊपर का सर्कल वाला पार्ट बाहर हो जाएगा, बट सॉलिड है तो ये वाला पार्ट रहेगा, ये हमें विजिबल रहेगा, इस नीचे वाला जो सर्कल है ये हमें विजिबल दिखाई देगा, और अंदर का जो कोन शेप दिखाई देगा, और बाहर का हमारा CSA ऑफ सिलेंडर। तो बोला है कि फाइंड द वॉल्यूम एंड द टोटल सरफेस एरिया। तो पहले वॉल्यूम की बात करते हैं। रिक्वायर्ड वॉल्यूम हो जाएगा हमारा, रिक्वायर्ड वॉल्यूम इक्वल्स टू, देखो सबसे बड़ा जो सॉलिड है वो सिलेंडर है, तो पहले वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर माइनस वॉल्यूम ऑफ कोन कर लेना। ठीक है, वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर होता है हमारा पाई आर स्क्वायर एच। देखो दोनों के रेडियस और हाइट सेम है, इसलिए पाई स्मॉल आर स्क्वायर और स्मॉल एच से डिनोट कर रहा हूँ। दोनों के वेरिएबल सेम है, तो हमारा हो जाएगा 1 में से 1/3 माइनस हो गया तो 2/3 बचेगा, 2/3 पाई आर स्क्वायर एच बचेगा। ठीक है, तो 2/3 पाई की वैल्यू रख दो, कुछ नहीं बोला तो 22/7। रेडियस कितना था हमारा 0.7 का स्क्वायर, मतलब 0.7 का होल स्क्वायर। हाइट क्या हो गया हमारा 2.4। ठीक है, तो 2/3 22/7, ये पॉइंट हटा दो नीचे आ जाएगा 10, तो हो जाएगा 49/100 इंटू 24/10 कर लो। 7 से गया ये 7, 3 से गया 8, तो ये काम करो 2 टाइम्स 22 44, 8 7 जा 56/1000 आ गया। तो इनको डिवाइड कर लो, पहले मल्टीप्लाई कर लो। जब भी नीचे 10 100 1000 लैक आए ना, तो उसको जल्दी से डिवाइड मत करो, ये तो बहुत बड़ा क्वेश्चन हो जाता है। तो 2464 आ गया अपॉन 1000, जब इसको डिवाइड करेंगे आएगा 2.464। अब यूनिट क्या दिया था, सेंटीमीटर, मीटर, सेंटीमीटर दिया तो हो जाएगा सेंटीमीटर क्यूब, क्योंकि वॉल्यूम है। ठीक है, वॉल्यूम में अब एरिया निकालते हैं, रिक्वायर्ड एरिया। अब हमें रिक्वायर्ड एरिया क्या लगेगा, रिक्वायर्ड एरिया, रिक्वायर्ड एरिया देखो, एक तो बाहर सर्कल का पूरा आएगा जिसे हम 2πr/h कहते हैं। जब उसके अंदर झाँकेंगे तो कोन का शेप आएगा, कोन का शेप होता है πrl, और प्लस ये मैंने बताया था ना बेस हमें दिखाई देगा, तो बेस का होता है, बेस सर्कुलर होता है, इसलिए πr² सर्कल का एरिया। ठीक है, सब में कॉमन क्या है, हमें πr कॉमन दिखाई दे रहा है, तो यहाँ आएगा 2h प्लस स्लैंट हाइट, स्लैंट हाइट का फॉर्मूला लगा दो डायरेक्ट, h² प्लस r², और प्लस यहाँ आएगा r। चलो वैल्यू पुट करते हैं अब। 22/7, रेडियस हो गया हमारा 0.7, मतलब 7/100, 7/10। ठीक है, 7/10 हो गया रेडियस। 2 हाइट, हाइट कितनी थी 2.4। ठीक है, क्रॉस चेक कर लेते हैं। ठीक है, 2.4 है प्लस, अब यहाँ पे आ जाओ, h हो गया हमारा 2.4 का स्क्वायर प्लस 0.7 का स्क्वायर, प्लस रेडियस क्या है हमारी 0.7, मतलब 7/10। ओके, 7 से 7 कैंसिल कर दो फिलहाल, 22/10 रहने दो ऐसे ही। तो ये हो जाएगा हमारा 4.8, पॉइंट हटा दो नीचे आ जाएगा 10, प्लस 24 का स्क्वायर होता है 576, तो 5.76 प्लस 0.7 का स्क्वायर होता है 0.49, 7/10। ठीक है, ऐड कर लो 7 पॉइंट, देखो पॉइंट में किसी को ऐड करने की दिक्कत होती है तो इसका इजी तरीका बताता हूँ। 5.76 और पॉइंट के नीचे पॉइंट रख दो, तो पॉइंट से पहले 0 है 49, अब ऐड कर दो 8 4 12 6.25, तो 6.25 हमारा किस 6.25 किसका स्क्वायर होता है 25 का, तो ये सीधा सीधा 25 कर देंगे, और 100 आ रहा है यहाँ, पॉइंट नीचे रख के 100 कर दो, बाकी सब ऐसे ही रहने दो फिलहाल। ठीक है, 22/10 आ गया, 48/10, 625 होता है 25 का, 100 का हो जाएगा 10 प्लस 7/10, इसलिए मैं 10 10 नहीं ले रहा था नीचे,
10 एलसीएम हो जाएगा तो सब ऐड कर दो, तो 48 प्लस 25 और प्लस कितना है 7 है, तो जो कि हो जाएगा 80। ठीक है, 22/10। अब एक काम करो, एक जीरो से जीरो कैंसिल कर दो, तो 8 × 16, 8 × 16 17/10, तो हो जाएगा 17.6 सेंटीमीटर स्क्वायर। दिस इज द करेक्ट आंसर। तो ऐसे आपको पूरे फुल मार्क्स मिल जाएंगे 5 के 5। हेमिस्फेयर सरमाउंट किया गया है। द रेशियो ऑफ द हाइट ऑफ द हेमिस्फेयर, जो हेमिस्फेयर वाला पार्ट है ना उसका हाइट जो है, ये हाइट, तो ये हाइट कितना रेशियो दिया है 3, और जो कोन वाले का हाइट दिया है वो 4 दिया है। तो याद रखना कि जो हेमिस्फेयर स्फेयर होते हैं उसमें जो गहराई या डीप हाइट की बात करता है वही रेडियस होता है। तो आपको गिवन में क्या दिया है, रेडियस और हाइट ऑफ द कोन 3:4, और अलग से आपको बोला कि जो रेडियस है वो कितना है 2.1 है। तो इसी आर की बात हो रही है, मैंने सेम सिंबल से डिनोट करें, तो लेट आर हमने मान लिया 3x सेंटीमीटर है और हाइट मान लिया 4x, क्योंकि रेशियो 3:4 है। और देखो 3x की वैल्यू ऑलरेडी हमें कितनी दी है 2.1, तो x की वैल्यू क्या हो जाएगी 0.7 सेंटीमीटर। तो x की वैल्यू 0.7 है, तो हाइट कितना हो जाएगा हमारा 4 टाइम्स x था, तो 4 × 0.7 तो हो जाएगा 2.8 सेंटीमीटर। ओके, अब आगे बढ़ता है, बोल रहा है कि विद द रेडियस ऑफ द कोन एंड द, नहीं छोड़ो, वो बोला कि फाइंड द वॉल्यूम ऑफ द वुड, तो वॉल्यूम ऑफ द वुड इक्वल होगा वॉल्यूम ऑफ कोन के प्लस वॉल्यूम ऑफ हेमिस्फेरिकल पार्ट के। तो वॉल्यूम ऑफ कोन होता है 1/3 πr²h और प्लस ये होता है 2/3 πr³। कॉमन ले लो, दोनों में 1/3 कॉमन है, पाई कॉमन है, r² कॉमन है, तो ब्रैकेट में बचेगा h प्लस ट्वाइस ऑफ r। वैल्यू पुट करते हैं 1/3, पाई की वैल्यू 22/7, रेडियस कितना था 2.1 का स्क्वायर, हाइट कितना है 2.8 प्लस 2 टाइम्स 2.1। ठीक है, इसको सोल्व करते हैं, इसमें कुछ मिलेगा मैं 22 7 3 या 21 का स्क्वायर मतलब 21/10, 21/10 हो गया, पॉइंट हटा दो नीचे, तो 28/10 ले लो पूरे मेल से, तो हो जाएगा 42। 21 कैंसिल हो गया, 22/100 इंटू 21, ये ऐड कर दो 60 70 आएगा 0.10, जीरो से जीरो कर गया। तो अब एक काम करो, सबको मल्टीप्लाई कर लो, वो ज़्यादा इजी है, डिवाइड से इजी है। 22 टाइम्स 21 टाइम्स 7, तो आ जाएगा आपका 3234/100। जब 100 से डिवाइड करेंगे तो डेसिमल, 2 नंबर पहले डेसिमल लगा देंगे, मतलब 32.34, वॉल्यूम की बात करें तो सेंटीमीटर क्यूब। दिस इज द आंसर। नेक्स्ट, आल्सो फाइंड द एरिया टू बी पेंटेड आफ्टर मेकिंग टोए। जब टोए बन जाएगा तो उसका एरिया बताओ, यहाँ पे लिख देता हूँ मैं, तो यहाँ लिख दें रिक्वायर्ड एरिया इक्वल्स टू, तो πr_l तो कोन के बाहर का होगा प्लस उसका होगा 2πr², कॉमन क्या दोनों में πr, तो ब्रैकेट में बचेगा l प्लस 2r। ठीक है, तो एक काम करो, पाई की वैल्यू 22/7, रेडियस कितना था 2.1 मतलब 21/10, स्लैंट हाइट हो जाएगी हमारी √h² प्लस r² दी नहीं है तो हमें निकालनी पड़ेगी 2 टाइम्स 2.1। ओके, तो जाएगा 7 से जाएगा 3, तो जाएगा 66/10। हाइट क्या था हमारा 2.8 का स्क्वायर, आई थिंक देख लेते हैं, हाँ 2.8 का स्क्वायर, और प्लस रेडियस है 2.1 का स्क्वायर, हो जाएगा 4.2। ठीक है, तो 2.8 का स्क्वायर करो तो आएगा 28 का स्क्वायर होता है 784, तो हो जाएगा 7.84, और 21 का होता है 441, तो 4.41 प्लस 4.2, ये अंडर रूट में नहीं है, 4.2 बाहर है। ठीक है, तो 6.6 ले लो, तो इसको 10 से डिवाइड कर दो, कोई दिक्कत नहीं, ऐड कर दो, इसमें ऐड कर दो आप 4.41 741 में, तो आ जाएगा 12.25 अंडर रूट में अभी। ठीक है, 4.2, देखो इसे भी वैदिक मैथमेटिक्स से करवाता हूँ आपको, 1225 है ना, पॉइंट है नीचे 100 आ जाएगा, तो ये तो 10 बन जाएगा, जैसे अंडर रूट कटेगा 10 बन जाएगा, इसको अभी इग्नोर करो। तो 1 से लेके 9 तक में ऐसा कौन सा नंबर है जिसका स्क्वायर करने पे 5 आता है, इकलौता 5 ही है, स्क्वायर रूट करे तो लास्ट के 2 काट दो। अब ऐसा नंबर बताओ जिसका स्क्वायर करे 12 से कम आए, तो 3 है, 3 का स्क्वायर 9,
4 का करते हैं 16 आता है, तो 16 बड़ा हो जाएगा तो 3 आ गया, तो 35 का स्क्वायर है। नीचे डिवाइड बाय 10 था तो 3.5, तो हो जाएगा 3.5 प्लस 4.2 तो 6.6। अब इसको ऐड कर लो पहले, 4 7 7.7 आ गया। अब आप 6.6 इंटू 7.7 कर लो तो कितना आएगा, तो कितना आएगा 50.82 सेंटीमीटर स्क्वायर, क्योंकि एरिया निकालना है तो स्क्वायर। अगर बोलता कि कितना कॉस्ट आया तो जितना भी रेट होता है उसे इंटू कर देते। चलो नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 35 पे। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 35 करते हैं अब। देखो इसमें बोला है कि एक ट्रेपेजियम है जिसमें एम और एन, एम एन पैरेलल है पी ओ के, और पी ओ गिवन है ट्वाइस ऑफ एम एन के। देखो जो भी हमें गिवन होता है ना वहीं से हमें हिंट मिल जाता है, और जो हमें फाइंड करना है वहाँ से भी हिंट मिल जाता है। तो ठीक है आगे बढ़ते हैं। अब आगे बोला है कि जो एम एन है वो इंटरसेक्ट करता है एक्स एफ को एम पी पे, और एन ओ को करता है ई पे। ठीक है, अच्छा ये देखो ये दोनों पैरेलल है, और एफ और ये देखो पैरेलल एम एन के दिया है एफ ई ऑलरेडी, तो सब आपस में पैरेलल हो गए कुल मिला के। तो देखो जहाँ भी पैरेलल वाला केस आ गया तो बीपीटी अप्लाई होगा। देखो साइड भी प्रोपोर्शनल दी है। ठीक है, तो पहले गिवन में लिख लो क्या क्या दिया है। तो हमें पी ओ ट्वाइस दिया एम एन के, मतलब इसका यूज़ होगा, और एन ई ओ 3/4 दिया है। तो एन ई कितना हमारा ये रहा 3, ये 4 है। क्लियर? ठीक है, तो पहले आप सॉल्यूशन में लिखो इन ट्रायंगल पी ओ एन में एक्स सी जो है वो पैरेलल है पी ओ के। ठीक है, ये गिवन है हमें। ठीक है, आगे बढ़ें तो बाय क्या बोलोगे, बाय बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम से, या बाय बीपीटी आपका एन ई अपॉन एन ओ पी ओ एन ओ आएगा। क्यों? ये पूरा इसलिए आएगा क्योंकि हमें एक्स ई यूज़ करना है। जब ये वाला सेंटर वाली लाइन यूज़ करते हैं ना, जब भी हम पैरेलल वाली लाइन यूज़ करते हैं तो पूरा पूरा लेते हैं। तो यहाँ पे एक्स सी अपॉन हो जाएगा पी ओ के, और एन एक्स हो जाएगा किसके, पी एक्स के, जो कि हो जाएगा एन ई कितना था 3 था, और एन ओ टोटल बना था 7। ठीक है, तो हमें एक्स सी और पी ओ की जरूरत पड़ेगी, तो एक्स सी पी ओ ले लो यहाँ से अलग कर लो 3/7। ठीक है, और एक्स सी ऐसी रहेगा। अभी ऊपर मुझे बताया था जो पी ओ है वो ट्वाइस एम एन के, तो ट्वाइस ऑफ एम एन लिख दो पी ओ की जगह। तो यहाँ से एक्स सी एम पी इक्वस टू हो जाएगा 6/7। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर दिया, 2 उधर ले गया मैं, 2 3 या 6, तो ये हो गया इक्वेशन 1। ओके फाइन। अब देखो अब मुझे क्या चाहिए, हमें प्रूफ करना है एफ एक्स 7 टाइम्स एफ एक्स 10 टाइम्स एम एन ओ। एफ एक्स कहाँ से, एफ ई कहाँ से आएगा, एफ एक्स प्लस एक्स ई करके। ठीक है, तो एफ एक्स वाला लाने के लिए मैं क्या करूँगा, इन ट्राइंगल पी एन एम में आप बोलोगे एफ एक्स पैरेलल है एम एन के, तो बाय बीपीटी से आपको पी एक्स अपोन में आएगा पी एन इक्वस टू एफ एक्स आएगा एम एन के। ओके ठीक है, अब ध्यान से देखो पी एक्स, यहाँ से पी एक्स कितना था, ये 3 था ना, ये 4 था, तो पी एक्स हो गया हमारा यहाँ 4, और पी एन कितना हो गया 7, तो 4/7। तो ये काम करो, ये इसके इक्वल रख लो, एफ एक्स इक्वस टू एम एन, एम एन था ये एम एन इक्वस टू 4/7, ये हो गया इक्वेशन 2। ओके, पी ओ एम 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 पी कहाँ था, एम एन था। ठीक है, एम एन है। ओके, अब ध्यान से देखो एम एन यहाँ भी है, एम एन यहाँ भी है, और एम एन हमें प्रूफ में भी चाहिए यहाँ पर। तो ठीक है, ऐड कर दो, ऐड इक्वेशन 1 और 2, एडिंग 1 और 2। तो इसके एल एच एस में एक्स सी अपॉन एम एन है, प्लस इसमें एफ एक्स एम एन है। अब दोनों के आर एच एस ऐड कर दो, एक का 6/7 है, एक का 4/7 है। ठीक है, एम एन कॉमन हो गया, एलसीएम सेम हो गया, तो हो जाएगा एक्स सी प्लस एफ एक्स। ओके, इक्वस टू ये हो जाएगा 7 एलसीएम, तो हो जाएगा 10। एक्स सी और एफ एक्स को ऐड करो, एक्स सी और एफ एक्स को ऐड करोगे तो ई एफ बनेगा या एफ ई। इन दोनों को ऐड करने पे क्या बन रहा है, एफ ई। नीचे आ जाएगा एम एन इक्वस टू 10/7। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर दो तो 7 टाइम्स एफ ई इक्वस टू 10 टाइम्स एम एन आ रहा है,
ये हमें प्रूफ करना था, हैंस प्रूव्ड। तो क्वेश्चन सेक्शन डी हमारा यहाँ खत्म हो। अब आगे बढ़ते हैं सेक्शन ई के क्वेश्चंस में, जो कि केस स्टडी बेस्ड है। मैं आपको इसमें भी सजेशन दूंगा इस क्वेश्चंस को सबसे लास्ट में करना, क्योंकि इसमें पढ़ना पड़ता है बहुत, ऑब्जर्व करके फिर आंसर देना होता है। ठीक है, तो अब आगे बढ़ते हैं। इसमें बोला है कि एक गाँव था, ठीक है, जिसमें कुछ लोगों का हाई टेम्परेचर बढ़ने से वो पैरासीटामोल मेडिसिन परचेज कर रहे थे। अब वो परचेज किस तरह से कर रहे थे कि इट वॉज ऑब्जर्व दैट द नंबर ऑफ पैरासीटामोल सोल्ड इन डिफरेंट शॉप वर ऑल 3 डिजिट नंबर और मल्टीपल ऑफ 13। तो इसका मतलब है जो एपी बनेगी पहले वो क्या बनेगी, 3 डिजिट के नंबर 100 से स्टार्ट होते हैं और 99 तक जाते हैं। बट ये 100 का मल्टीपल कह रहा है, ये 100 का मल्टीपल नहीं है, तो उसका जस्ट 100 का मल्टीपल स्टार्ट होता है 104 से, उसके बाद होगा 13 13 ऐड करते चले जाओ। ठीक है, तो ऐसे आपका आंसर आएगा, ये आपके ऐसे आपका एपी बनेगा। तो बोला कि इस इंफॉर्मेशन को पढ़ते हुए आप आंसर दो। बोला कि 7th फार्मेसी पे कितने मेडिसिन सोल्ड हुए, तो A7 की बात कर रहा है। A7 मतलब A + 6D। ठीक है, ए की वैल्यू रख दो 104 + 6 टाइम्स डिफरेंस कितना है 13 का ही होगा, तो आपका आंसर आ जाएगा 182। ठीक है, सेकंड क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। तो वो कह रहा है कि डिफरेंस बताओ जो फार्मा पैरासीटामोल जो सोल्ड हुई थी 14th फार्मेसी से और -A9। ठीक है, तो A14 का मतलब A + 13D माइनस, इसे ब्रैकेट में रखो प्लस, फिलहाल तो A + AD, तो अब ओपन कर दो A + 13D -A -8D, ए से ए कैंसिल, 13 - 8 होता है 5D, तो 5 टाइम्स 13 कर दो तो हो जाएगा आंसर 65। नेक्स्ट क्वेश्चन थर्ड का फर्स्ट पार्ट, ये कह रहा है कि हाउ मेनी पैरासीटामोल वर सोल्ड बाय द 9th फार्मेसी फ्रॉम द लास्ट से पूछ रहा है। तो लास्ट टर्म क्या होगा देखते हैं, लास्ट टर्म क्या होगा हमारा। अब वो बोला कि 3 डिजिट नंबर है, तो लास्ट जो नंबर होगा वो होगा हमारा 999। जैसे कि मैंने यहाँ बताया था 999 है, तो ये तो 13 से डिविजिबल नहीं है, इससे जस्ट कम 13 से डिविजिबल कौन सा होगा हमारा 988 होगा। तो अब लास्ट से बताओ। ठीक है, तो जब भी हम लास्ट से करेंगे तो 9989। ठीक है, ठीक है, तो हमें लास्ट से 9th फार्मेसी का बताना है कितनी सोल्ड करी उसने। ठीक है, तो हमने लास्ट टर्म पता कर लिया, AN कितना है आपका 988, फर्स्ट टर्म कितना था हमारा 104 और डिफरेंस कितने का आ रहा था 13 का। अब क्या होगा हमारा A9 निकालना है, A9 इक्वल्स टू A + 8D होता है। बट एक काम करो आप, जब भी हम लास्ट से निकालते हैं ना तो हम क्या करते हैं A9 इक्वल्स टू लास्ट टर्म माइनस N-1 और डिफरेंस लिखते हैं। ठीक है, तो लास्ट टर्म कितना हमारा 988 माइनस 9th टर्म है मतलब 9 - 1 8, डिफरेंस तो 13 का ही रहेगा। ठीक है, क्योंकि उसकी जगह मैंने माइनस यहाँ यूज़ कर लिया, यहाँ वैसे प्लस होता है नॉर्मली। तो 988 माइनस हो जाएगा हमारा कितना हो जाएगा सोचो, ये हो जाएगा 24 104, और जब आप माइनस करोगे तो आ जाएगा 884 आंसर। तो इतनी सोल्ड हुई हैं। ठीक है, वट वॉज द टोटल नंबर ऑफ पैरासीटामोल सोल्ड इन दैट वीक। तो उस वीक हमारी कितनी कितनी सोल्ड हुई हैं, तो पहले हम जानते हैं कि कितने वीक्स यूज़ हुए हैं। ठीक है, इतने में तो पहला टर्म क्या था हमारा एपी क्या बनी थी 104 117 और लास्ट का क्या था 988। पहले हम नंबर ऑफ वीक्स जान लेते हैं, तो एन इक्वल्स टू A + N-1 इंटू डी फॉर्मूला लगाते हैं, तो 988। तो ये काम करो ना, इसमें यही तो पूछ हमारा एन तो पता ही नहीं ना हमें, एन तो हमें फिर भी जानना है, तो एन जानने के लिए हम ये से फॉर्मूला यूज़ करना ही पड़ेगा। इधर आ जाएगा माइनस में 988 - 104 इक्वल्स टू N-1 इंटू 13। तो ये माइनस कर दो, 8 में से 4 गया 4 8 8 डिवाइड बाय 13 कर दो, ये ज़्यादा इजी है। तो 13 से डिवाइड करो कितना जाएगा, और फिर इसको उधर ले आओ तो जाएगा 69। तो एन आ गया 69। तो वह सम वाला फॉर्मूला लगा लो जिसमें फर्स्ट टर्म लास्ट टर्म पता होता है। क्या होता है वो N/2 फर्स्ट टर्म प्लस लास्ट टर्म। एन आ गया 69/2, फर्स्ट टर्म था 104 प्लस लास्ट टर्म था 988। तो सबसे पहले आप ऐड करो, ब्रैकेट सॉल्व करो, तो कितना आ जाएगा 8 4 12 का एक 9 और 1092। अब इसे 2 से डिवाइड कर दो, 2 5 10 2 4 8 2 6 12, तो 69 टाइम्स 5 4 6। अब इसको मल्टीप्लाई कर दो, तो 5 4 6
मल्टीप्लाई 69, तो इसका आंसर आएगा 37674 इज़ द करेक्ट आंसर। नेचुरल फिल्टर बाय प्लांटिंग ट्री इन एंड अराउंड स्कूल प्रीमिसेस वी क्रिएट क्लीनर एंड हेल्दियर एयर फॉर स्टूडेंट एंड लोकल रेजिडेंट्स reducing respiratory problems. A school in Noida has proposed and organized a community drive on tree plantation under the title Save Earth। ठीक है, तो उन्होंने ये ग्राफ दे दिया, उसमें बोला है कि ए के, देखो ये कोऑर्डिनेट्स लिख लो सबसे पहले। ए के कोऑर्डिनेट्स हमारे क्या आ रहे हैं -5,9, ठीक है। बी के आ रहे हैं 2,3, ओके। सी के आ रहा है 1,-5, ओके। और डी के कोऑर्डिनेट्स हैं -6,1, ठीक है। तो क्वेश्चन देखते हैं पहले, क्या बोला, फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन ए और डी। तो अभी देखा हमने ए के कोऑर्डिनेट्स क्या आते हैं -5,9, एंड जो डी के कोऑर्डिनेट्स हैं वो कितने हैं -6,1, ठीक है। तो डिस्टेंस बोल रहा है, तो डिस्टेंस फॉर्मूला का, तो ए डी का डिस्टेंस फॉर्मूला क्या होगा हमारा, √x1 - x2 का होल स्क्वायर प्लस y1 - y2 का होल स्क्वायर। तो ये हो गया x1 y1 x2 y2, ठीक है। वैल्यू रख देते हैं, x1 क्या हमारा -5। अब देखो x2 माइनस का और फॉर्मूला ही माइनस है, तो माइनस माइनस प्लस, तो +6 का होल स्क्वायर कर लो। ये हो जाएगा 9 - 1 का स्क्वायर। -5 + 6 होता है 1 का स्क्वायर। 9 - 1 हो गया 8, 8 का स्क्वायर 64, तो √65 इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। ये कह रहा है कि वन स्टूडेंट प्लांट अ सैपलिंग एट द मिड पॉइंट ऑफ एडी के मिड पॉइंट में लगाना चाहता है, ठीक है। ही मूव अलोंग अ स्ट्रेट लाइन पैरेलल टू BD, ठीक है, जो कि BD के पैरेलल होगा। सो अनदर सैपलिंग ऑन AB, व्हाट आर द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द पोजीशन ऑफ दिस टू। तो ठीक है, एक काम करो आप, तो क्या कहना चाह रहा है कि उनके मिड पॉइंट पे लगा रहा है, ठीक है। तो ए के पॉइंट्स क्या बताए थे अभी मैंने, ए के क्या आते हैं यहाँ पर -5,9, ठीक है। और डी के कितना थे -6,1, इनके बीच में लगा रहा है, तो बीच में मिड पॉइंट 1:1 बनेगा। तो ये हो जाएगा XY निकालने के लिए कह रहा है, तो ये हो जाएगा x1 y1 x2 y2, ठीक है। तो फॉर्मूला क्या था मिड पॉइंट का, x = x1 + x2 / 2। तो x1 हो गया -5 -6/2, तो हो जाएगा -11/2। और y निकालने के लिए क्या था, y1 + y2 / 2। तो y हो जाएगा 9 + 1/2 10/2 = 5। तो -11/2, 5 इज द करेक्ट आंसर। ईजी था ये तो। क्वेश्चन नंबर 3 में बोला है कि जो DM है और MB, इसका मतलब M बीच में, DM यहाँ लो और यहाँ B लो, ये 3 रेशियो है और ये 1 रेशियो है। और D के पॉइंट्स अभी बताए थे क्या थे, -6,1। और यहाँ से चेक कर लेते हैं, B के पॉइंट्स हैं 2,3 और बोला 3:1 रेशियो में कट कर रहा है। तो ये पूछ रहा है ये कितना होगा, तो ये XY मान लेते हैं, ये M1 ये M2। तो x निकालने का जो फॉर्मूला बनता है, x निकालने का जो फॉर्मूला बनता है वो बनता है हमारा M1 x2 + M2 x1 अपॉन M1 + M2, ठीक है। वैल्यू पुट करते हैं, M1 हो गया हमारा 3 x2, ये हमारा x1 y1, ये x2 y2, तो इंटू 2 + M2 हो गया 1 इंटू -x अपॉन 3 + 1, 6 - 6/4, ये तो 0 बन रहा है, ठीक है। y निकालते हैं, y के लिए क्या बनेगा फॉर्मूला, M1 y2 + M2 y1 अपॉन M1 + M2, ठीक है। तो y = M1 क्या हमारा 3 इंटू 3 + 1 इंटू 1 अपॉन 3 + 1, तो 3 3 जा 9 + 1/4 10/4 मतलब 5/2। तो जो पॉइंट्स बनेंगे वो बनेंगे 0,5/2। दिस इज द आंसर। नेक्स्ट, द लाइन सेगमेंट AC and BD बाइसेक्ट ईच अदर एट -2,2। तो बोला फाइंड द कोऑर्डिनेट ऑफ C। तो देखो C तो हमें शायद दिया हुआ है ऑलरेडी, ये रहा C, कहाँ गया, ये रहा, यहाँ दिख रहा होगा। C के पॉइंट्स क्या आते हैं 1, -5, तो उसका आंसर डायरेक्ट लिखो -1,5। ओके, तो केस्ट बेस्ड का हम लास्ट क्वेश्चन करने जा रहे हैं। देखो इतनी सारी इन्होंने कहानी लिखी है और आपको डायग्राम समझा रखा है, डायग्राम में डिग्री कहाँ है, लेंथ क्या है, ठीक है। अब सीधा क्वेश्चन देखो, बोला है व्हाट इज द लेंथ ऑफ द स्ट्रिंग ऑफ काइट ए। काइट ए आपकी ये रही है ना, इसकी स्ट्रिंग पूछ रहा है, मतलब ये हाइपोटेनस पूछ रहा है
ये 60 डिग्री गिवन है, ये परपेंडिकुलर गिवन है। तो पी एच किस में आता है, साइन में, तो सीधा सीधा आप साइन 60 डिग्री लगा दो। साइन 60 डिग्री होता है हमारा परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस, साइन 60 होता है √3/2, परपेंडिकुलर दिया है 40 और हाइपोटेनस निकालना है आपको, उसमें क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर दो, आ जाएगा 80/√3 और रेशनाइज करके लिख देना ज़्यादा से ज़्यादा आप, क्योंकि नीचे रूट में छोड़ते नहीं है। तो 80√3/3 मीटर इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या पूछ रहा है कि इफ द लेंथ ऑफ द स्ट्रिंग ऑफ काइट 8SC इज 40 मीटर, तो फाइंड द हाइट ऑफ दैट काइट C फ्रॉम द ग्राउंड। तो ग्राउंड से उसकी हाइट पूछ रहा है, C काइट का है आपकी यहाँ पर है, ठीक है। इसकी स्ट्रिंग बोला ये 40 मीटर गिवन है, ठीक है। तो आप लगाओगे यहाँ पे कितना एंगल बन रहा है, यहाँ पे 30 डिग्री बन रहा है, ये ध्यान से देखो, साइन 30 डिग्री बन रहा है, वो भी परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस लगाओगे यहाँ पे। तो साइन 30 होता है हाफ, परपेंडिकुलर आपको गिवन है, नहीं गिवन है, वो निकालना है। और हाइट कितना गिवन है, स्ट्रिंग की बोला 40 है, तो P = 20 मीटर। ये आपका करेक्ट आंसर है ना। देखना C ये रहा ना C, और C का ये छोटा सा एंगल दिया 30, ये पूरा 45 है और ये छोटा सा है 30। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज़ द हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस बिटवीन काइट A एंड B। A एंड B देखते हैं कहाँ पर है काइट, ये रहा, इसके बीच के डिस्टेंस पूछ रहा है, ये कितनी होगी, ठीक है। चलो चेक करते हैं, ठीक है। तो इसमें आप एक काम करो, काइट उसकी पूछा तो पहले tan 45 डिग्री यूज़ करो, उससे हमें क्या मिलेगा, परपेंडिकुलर अपॉन बेस। तो आपका tan 45 होता है 1, परपेंडिकुलर आपका 40 है, बी नहीं दिया जो कि हमारे क्या है OQ है, तो OQ आ गया आपका 40 मीटर। नेक्स्ट tan 60 डिग्री यूज़ करो, वहाँ पे दूसरे काइट का 60 डिग्री दिया है, तो 60 होता है परपेंडिकुलर अपॉन बेस, tan 60 हो गया √3, परपेंडिकुलर उसका कितना है 40 और OP हमें गिवन नहीं है बेस, तो OP हो गया हमारा 40/√3 से रेशलाइज कर दो √3 से, तो हो गया 40√3/3। दोनों की डिस्टेंस पूछिए, बीच के हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस कितनी आएगी, एक तो 40√3/3 प्लस दूसरी क्या है 40, तो दिस इज द आंसर। तो यहाँ लिख देना इसे 40 + 40√3/3 ब्रैकेट में मीटर, दिस इज द करेक्ट आंसर, ठीक है। इसका लास्ट पार्ट क्या है, इफ़ द एंगल ऑफ डिप्रेशन ऑफ द काइट इज 30 डिग्री फ्रॉम द कैमरा एट D एंड द डिस्टेंस बिटवीन A और D कितनी है 60 मीटर, तो फाइंड द हाइट ऑफ द टावर। टावर की हाइट बताओ। देखो ये कैसे बोला इसने, ये ऐसे, ये D है, ये A है, तो डिप्रेशन एंगल यहाँ बनेगा 30, तो ये हो जाएगा यहाँ 30 आ जाएगा, ये 60 मीटर गिवन है A और D का डिस्टेंस, और ये हाइट ये इतना हो जाएगा 40 मीटर, ठीक है। तो हम यूज़ करेंगे PH है तो साइन 30 डिग्री यूज़ करेंगे, जो कि होगा हमारा H/60, साइन 30 हो गया हाफ H/60, तो H हो गया हमारा कितना 30 मीटर, ओके। अब हाइट ऑफ द टावर कह रहा है, तो हाइट ऑफ द टावर जो है 40 तो था ही पहले नीचे, ऊपर H30 आए तो मतलब 70 मीटर। आई होप ये वीडियो आपको बहुत ही यूज़फुल रहेगी आपके एग्ज़ाम के लिए।